money can buy happiness. In the end, I don't care whether you love me or you hate me, just as long as I win. जाकिर भाई का एक डायलॉग याद आता है यहाँ पे कि आपके माँ बाप आपके पैशन के खिलाफ नहीं है, बस वो आपको गरीब नहीं देख सकते, वो बस आपको गरीब नहीं देखना चाहते। मनी 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 इज द मेन मोटो। ये जो फैसिनेशन डिग्रीज का MBA कर लो, CA कर लो, CFA कर लो, ये हम पूरी जनरेशन को खराब कर रहे हैं। मेरे साथ बहुत लोगों ने MBA किया, आज 25-20 साल हो गए कंप्लीट। 80% और 90% of them are not happy. They have changed 10-15 jobs in the last 15 years because they were not loving what they were doing. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to do great work is to do what you love. Within 100 days, you can really transform your career. 100 days is all you need to transform your career. And you don't need 22 years of education budgets. You don't need 35 lakh rupees per year MBAs. The funnel is active income, savings, investment. आपकी active income बढ़ेगी, आप जितनी savings बढ़ाओगी, आपके investment की capability बढ़ेगी। अमीर कभी वो व्यक्ति है ही नहीं जो ज्यादा पैसे कमा रहा है। अमीर हमेशा वो व्यक्ति जो ज्यादा बचा पा रहा है, ज्यादा इन्वेस्ट कर पा रहा है, जिसकी नीड्स कम है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इंडियंस के लिए और वो वर्ड है लखपति। Somebody wants to get to 1 crore in a span of 15 years. तो आज उसको 14,000 रुपए पर मंथ से स्टार्ट करना होगा और 7% का स्टेप अप करना होगा। 14,000 रुपए महीना डालोगे, 7% स्टेप अप, 12% CAGR, 15 years you are a करोड़पति। In terms of is that something that the rich use to their advantage, लेकिन आज के दिन a middle class or a poor person ends up getting drowned in it. आज की डेट में सबसे आसानी से कोई चीज अवेलेबल है वो लोन है। आपको जिसको जितना लोन चाहिए, मोबाइल में 4 ऐप डाउनलोड करो, सब आपको लोन देने को तैयार हो जाएंगे। फिर आपको परेशान कितना करने वाले वो एक डिफरेंट इशू है। टाइम लगेगा। मैंने उनको बताया ये आदमी बाहर जाके चिल्ला के बात कर रहा है। How much do you think the markets are managed? क्या आपको insider information चाहिए to make actual extra normal returns from the market? Rajinder ji, we've spoken before. Neeraj, I follow you and I love the content that you put out there. So before we start this roundtable, just to warm us up, एक मेरे पास true and false का game है. So now you have true and false in front of you, and you can't look at what Gajinder ji is saying. ओके, So, but you need to give me your answer. तो ये क्वेश्चंस किस बारे में होने वाले? I will tell you, and you will find out. ओके, चलिए। Okay. So the first question is, money can buy happiness. ट्रू और फॉल्स में True or false? I have to write? नहीं, आपके पास है. That's a false. And Oh, okay. Oh, interesting. money can buy happiness. Okay, so both of you think that money can buy happiness, and why do you feel that? So very simple. Money cannot buy everything, but I always say if money can buy happiness, buy it. Okay. So आपके बच्चों को मान लीजिए डिज्नीलैंड लेके जाना हो, उसमें उनको बड़ी खुशी हो रही है, और वो टाइम ही है। अगर आपके पास पैसा तो ही आप ले जा सकते हो, एंड यू कैन स्पेंड दोज फ्यू डेज विद देम एंड सी द हैप्पीनेस ऑन देयर फेस। और जब वो खुश है तो आप ऑटोमेटिकली खुश हो, एंड वो मेमोरीज आपने लॉक कर दी है लाइफ टाइम के लिए, चाहे फोटो फ्रेम्स में कैप्चर कर ली है, चाहे वो आपके याद रहेगी, और जब आप ओल्ड एज में आओगे तो आप उसी को रिलीव कर रहे हो। सो यू आर एबल टू बाई। पैसे थे तो बाई कर लिए, पैसे नहीं होते तो हम कैसे बाई करते? वो सोच रह जाती है, वो एक ड्रीम रह जाता है जो कभी सच नहीं कर पाते। करेक्ट। सो जैसे हम मनी की बात करते हैं ना कि पैसा कंपाउंड होता है, वैसे ही हमारी अच्छी मेमोरीज भी कंपाउंड होती है। और आप कभी फील कीजिएगा जब आप अकेले बैठे हैं और आप अपनी किसी अच्छी मेमोरी के बारे में सोचें, यू फील गुड। और मनी हैप्पीनेस को इनडायरेक्टली बाय करती है, नॉट डायरेक्टली, राइट। अब आपके लिए हैप्पीनेस क्या है? आपके परिवार के साथ समय बिताना। वो आप एक छोटे घर में भी कर सकते हो, बड़े घर में भी कर सकते हो, राइट। आप बड़ा घर क्यों लेते हो? ताकि आपकी फैमिली वाले और आप सब मिलके और आपके फ्रेंड्स वहाँ पे आ पाएँ, आप उसको एंजॉय कर पाएँ। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पैसा ज़रूरी है, राइट, और वो इनडायरेक्टली आपके लिए हैप्पीनेस भी बाय कर सकता है। बट अगर आप ये बोलें कि उस पूरी आपके लिए सारी हैप्पीनेस वही बाय कर सकता है तो ये गलत होगा। मैं यहाँ पे वॉरेन बफे को कोट कर देता हूँ। तो वॉरेन बफे क्या बोलते हैं कि द प्रॉब्लम विद मनी इज इट कैन नॉट बाय लव, राइट। लेकिन अगर आप लव में हैं तो वो उसमें जो छोटी छोटी खुशियाँ चाहिए होती है वो बाय कर सकते हैं। आप लव बाय नहीं कर सकते, बट आप इनडायरेक्टली अपने लव में जो आपको खुशियाँ चाहिए वो आपके लिए बाय कर सकते हैं। तो अगर मैं हम इसको ऐसा बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट बना ही नहीं सकते कि हैप्पीनेस कर सकती है, हैप्पीनेस नहीं कर सकती है। आपको ज़रूरत है पैसे की 100%। आप ऐसा बोल ही नहीं सकते कि मैं बिना पैसे के जी लूँगा। कोई आपको ये अगर ये बोल रहा है तो वो गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, राइट। तो पैसा आपको चाहिए, उससे आप खुशियाँ भी बाय कर सकते हैं, इनडायरेक्टली बाय कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ बाय कर सकते हैं ऐसा नहीं है। नहीं, सिंपल लॉजिक। मैं जैसे मनी बाइज यू फ्रीडम, Yeah. फ्रीडम गिव्स यू हैप्पीनेस। Absolutely. लेकिन as a country, and I was just going to say, अभी आपने एक कोट बोली थी एडम स्मिथ की,
where money has become a signaling tool, and हम over obsessive हो गए हैं पैसे के बारे में. So I completely agree with you. Money is something that should buy us freedom, that should buy us memories, that should make us happier. लेकिन हम उसे use करने लग गए हैं as a tool to show other people that we're better or better off, and then we're almost trapped in it as a result. हमने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को भूल गए हैं, जो हैप्पीनेस था और जो फ्रीडम था उसको भूल के अब हम एक रैट रेस में चले गए हैं. वी आर प्लेइंग द नंबर्स गेम. रैंकिंग आती है ना, फोर्ब्स रैंकिंग, ये कि मैं कहाँ पे हूँ. एंड देन वो नवल रविकांत बोलते हैं फ्रॉम वेल्थ गेम वी हैव नाउ मूव इनटू स्टेटस गेम्स. राइट. स्टेटस गेम में मैं नंबर 3 हूँ, आप नंबर 4 हो. अगर आपको नंबर 3 आना है तो मुझे नंबर 4 बनना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा. एंड दैट्स अ कॉम्पिटिशन वेयर ओनली वन कैन विन, नॉट एवरीबडी. और जो गेम आप खेलते हो जिसमें एक विनर है ना, तो उसमें बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है, बिकॉज नॉट एवरीबडी इज़ हैप्पी. हम जो वेल्थ गेम खेलते हैं तो हम सब हैप्पी हो सकते हैं. आपकी जो टारगेट थी आपने अचीव की और आप हैप्पी हो, मैंने की, देयर इज नो कंपटीशन. इसमें ना मैं एक छोटी सी पहले बात ऐड कर देता हूँ. मैं कहीं पे इसको रीड कर रहा था कि ये जो हो गया ना स्टेटस गेम, इससे बाहर कैसे निकलना है, ये तो प्रॉब्लम है, इससे बाहर कैसे निकलना है. इसके लिए बोला जाता है कि आप ना रिवर्स ऑर्बिचरी लिखिए अपनी. जैसे हमारे हर धर्म के अंदर ये होता है कि इंसान की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद कुछ लोग आके उसके बारे में बताते हैं. तो आपको क्या लगता है कि ऑर्बिचरी में आके आपके लिए कोई ये बोलेगा इसका रिटर्न मुझसे 2% ज़्यादा था या इसका रिटर्न मुझसे 2% कम था? वो हमेशा ये बोलेगा कैसा फील कराया इस व्यक्ति ने मुझे इसके साथ रह के कैसा फील होता था, उसने मेरी कहाँ पे मेरी हेल्प करी या कितना टाइम मेरे साथ स्पेंड किया. तो आपको ना, अच्छा ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं ना, ये सारी बातें आज हम कर ही इसलिए पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसे हैं. अगर नहीं होते तो हम भी आज उस रैट रेस में होते. मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ किस व्यक्ति ने ऐसा कोट किया था, शायद शाहरुख खान को बोलते हैं ऐसा कोट किया था उन्होंने, हमेशा बोलो कि मनी मीन्स नथिंग बट बिफोर दैट अर्न जितना अर्न इनफ टू से दिस. Enough. You can only say it if you have that ability to sort of sit down and be like, ठीक है. द राइट आंसर इज बैलेंस. आई थिंक ये मुझे भी बहुत लेट समझ आया. आपको कहीं ना कहीं एक वो बैलेंस रखना पड़ेगा कि आपको कंटेंटमेंट के बीच में, अपने करियर के बीच में, पैसे के बीच में बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा. अगर आप सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहोगे आप हमेशा परेशान रहोगे. आप बहुत पहले ही संतुष्टि के पीछे भाग जाओगे कि चलो भाई हो गया मेरा, तो भी आप परेशान रहोगे. राइट. तो आपको बैलेंस इज द वर्ड जो हम सबको ध्यान में रखना है. So takes me to my second question, since both of you are in finance, from this thing, एक mindset है कि to be truly rich or to earn money, you need to start your own business. So with your cards, true or false? वे हैव टू शो है. Okay, great, perfect. Hi guys. I'm so sorry for this today. I'm so sorry. Gajendra sir, कैसे हो? Good. Hi. Pleasure meeting you. First time, but बड़ा मजा आया. वो मुझे गुरु मूवी का डायलॉग याद आएगा, अमिताभ बच्चन का, अभिषेक बच्चन का, कि जब आपको पता है कि मेरा काम बहुत अच्छा है, मुझे पता है कि मेरा काम बहुत अच्छा है, तो मैं आपके लिए क्यों करूँ, मैं खुद के लिए क्यों ना करूँ. एंड दैट्स हाउ ही क्विट दैट बिजनेस. एंड इट वाज एक्चुअली Dhirubhai Ambani's when he was working with petrol pump. And imagine working in a petrol pump and then starting a largest petrol refinery in the world. That was a dream he wanted to build. My logic is when you are working for yourself, you have no limitations, no boundaries, right? And then you can do whatever you have thought out. There is no sky भी limit नहीं है. Elon Musk के लिए तो हम जैसे कहते हैं ना, sky is also not the limit. वो तो मार्स तक पहुंच गए हैं. तो that gives you freedom. But when you are part of larger organization, राइट, बहुत बार क्या होता है कि खाली आपकी आइडियाज़ नहीं चलती है, देयर आर अदर प्लेयर्स, फिर एक लेवल पे पॉलिटिक्स भी आ जाती है, बहुत कुछ होता है. एंड देन द होल थिंग मतलब वो फिजल्स डाउन. You're always a salaried employee. यू ऑलवेज अ सैलरीड एम्प्लॉय. अकाउंट से क्या होता है, नवल रविकांत सेज, इफ़ यू वांट टू बिकम बिग, यूज थिंग्स अंडर योर पर्सनल ब्रांड. राइट. तो उसमें ना अकाउंटेबिलिटी आती है, उसमें लेवरेज भी होता है. अगर सक्सेस होगा तो आपको बहुत सक्सेस मिलेगी, फेलियर भी होगा तो डायरेक्टली पिन पॉइंट आपको हो गए. ऑर्गेनाइजेशन में जब फेलियर होता है ना तो डायरेक्टली पिन पॉइंट मेरे पे नहीं आता है, वो टीम ने खराब किया है, ये प्रॉब्लम हो गई. देयर आर 50 एक्सक्यूजेस. एंड दैट इज व्हाई इफ देयर इज इन एनीथिंग, इफ देयर इज अ प्लान बी ना, तो वो कभी बड़ा बन ही नहीं सकता है. Sanjay, I'm going to pull you in. You think it is possible. So the question is, can you become rich without any, एक mindset है इंडिया में कि यार जब तक अपना बिजनेस नहीं है तब तक आप एक्चुअली रिच नहीं बन सकते किसी के लिए काम करने में या कुछ में. You are saying no, it is possible to be rich. Absolutely. See, I don't disagree totally with what Gajendra sir said, but मैं आपको एक बात बताता हूँ. I think this notion was correct till 90s कि आपको अपना खुद का ही बिजनेस करना पड़ेगा. बट उसके बाद जिस तरीके से इकोनॉमी ने फ्लरिश किया, इकोनॉमी के जॉब्स आए हैं, इंटरनेशनल कैपिटल इंडिया में आया है,
I can name you so many individuals who are making salaries which even business people can't think of कि उतना वो profit भी जिंदगी में बना पाएंगे. मतलब people are making 3 crore salaries, 5 crore salaries, 10 crore salaries. There is a concept of entrepreneurship and there is a concept of entrepreneurship. तो entrepreneur वो होता है जो capital का risk नहीं ले सकता, पर वो मेहनती बहुत है and he can act like an owner. So you have inside organizations also, you will have people who will act as an owner. बस उनके पास प्रॉब्लम ही है, उनके पास कैपिटल का रिस्क लेने को या तो दम नहीं है या कैपिटल नहीं है. तो आई थिंक आज जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसमें पीपल विद जॉब्स आल्सो कैन डू वेरी 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 वेल. एंड हमने देखा है प्राइवेट इक्विटी कंपनीज में, हमने देखा है रिसर्च ड्रिवन कंपनीज में बहुत अच्छे अच्छे एएमसी फंड मैनेजर्स की इतनी जबरदस्त सैलरीज हैं, पे ऑफ्स हैं, पीएमएस मैनेजर्स की इतनी जबरदस्त सैलरीज और पे ऑफ्स है कि एक बिजनेसमैन जो सोचता है कि यार मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा लूं, पहले मैं कैपिटल का रिस्क लूं, फिर मैं बैंक का लोन लूं और उसके बाद मैं बिजनेस बड़ा करूं, तो उससे बेहतर ये. हाँ, दोनों में प्रोबेबिलिटीज कम है. ये भी ऐसा नहीं है कि यू हैव टू बी वेरी वेरी गुड एट दिस आल्सो, बट इफ यू हैव टू डू बिजनेस तो उसमें भी आपको सर्वाइवल पहले 5, 7, 8 साल निकालना ही पड़ता है. तो आई थिंक टुडे विद जॉब्स आल्सो इट इज पॉसिबल टू बिकम रिच, बट ये बात सही है कि इट इज नॉट अवेलेबल टू एवरीवन. क्योंकि आज भी अभी जब निर्मला सीतारमण जी ने टैक्स 12 लाख से नीचे माफ किया, वो इसलिए माफ किया था बिकॉज 12 लाख से ऊपर तो सिर्फ 8% लोग कमा रहे हैं. तो शी सेड कि ठीक है यार, नो आई एम एबल टू मेक 92% पीपल हैप्पी just by this one sweeping decision कि मैं 12 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लूंगी. तो you can imagine that in this country 92% people are still making less than 12 lakh rupees per annum. तो yes, tough है rich बनना without a business, but possible है, it is possible. It is possible. मेरे थॉट बहुत डिफरेंट है इसके ऊपर. तो मैंने ऑल्दो कभी जॉब नहीं करी है, बट मैं फिर भी ये मानता हूँ कि जॉब करके भी जो है वो आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं एंड यू कैन मेक इट बिग, यू कैन मेक इट वेरी बिग. एक तो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, बिजनेस के बारे में लोग बात नहीं करते कि आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पे उसका इतना इम्पैक्ट पड़ता है. एक जॉब वाला शायद 9 to 5, 9 to 9 काम कर रहा होगा, बट आई थिंक आप दोनों ही एग्री करेंगे, आप भी एग्री करेंगे, एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन 24/7 काम करता है. उसके सोते समय भी दिमाग में बिजनेस चल रहा होता है. एटलीस्ट मेरे तो चल रहा होता था. जब मैं बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व था, मैं तो 24/7 काम कर रहा होता था. सुबह उठते ही किसी बच्चे का डाउट आया उसको रिप्लाई करना है, किसी क्लाइंट की कोई क्वेरी आई उसको रिप्लाई करना है, कुछ ना कुछ वो चलता रहता था. तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पे उसका इम्पैक्ट आया है. नो डाउट मैंने ठीक वेल्थ क्रिएट करी, ठीक पैसा कमाया, बट उसका इम्पैक्ट मेरी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पे आया. दूसरी बात जो मुझे लगती है वो ये कि पता है जॉब करने वालों के पास भी ना एक, अगर हम सभी एंटरप्रेन्योर बन जाएं तो मतलब जॉब कौन करेगा? Right. आप ये सोचिए ना, फिर आपके पास ही वो व्यक्ति कहाँ से आएगा जो आपके अभी तक जो मिसलिनियस वर्क है या जो आपके बढ़िया लेवल के भी काम है वो कर रहा है, आप कहाँ से लेके आएंगे? यानी कि आप उसका ही माइंडसेट बदल दोगे, भाई एंटरप्रेन्योर ही बन जाओ. फिर सभी एंटरप्रेन्योर हैं, 140 करोड़ एंटरप्रेन्योर आ गए हमारे पास, तो कैसे काम चलेगा? और क्या है ना कि मेरा एक माइंडसेट है, मैंने अपना बिजनेस में इससे जो पैसा कमाया, मुझे एक बात समझ आ गई कि स्केलेबिलिटी इज़ एन इशू. देन अगेन मुझे ये बात भी समझ आ गई कि देयर आर बिजनेसेस जिसमें स्केलेबिलिटी इशू नहीं है. तो मैंने एक जगह से पैसा कमाया और मैंने उन बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया. सो एक लेमैन, मैं कहता हूँ कि एक 25,000 की जॉब करने वाला व्यक्ति भी इंडिया में बैठे बैठे टेस्ला के शेयर्स ओन कर सकता है, राइट? एनवीडिया के शेयर्स ओन कर सकता है. शेयर्स इन द सेंस वो वहाँ का ETF खरीद सकता है, राइट? वो आज हमारे इंडिया की टॉप 10 कंपनीज, HDFC बैंक या ITC, ये सब हम एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बोल रहे हो, किसी का भी स्टॉक खरीद के या एक सिंपल म्यूचुअल फंड खरीद के उसका मालिक बन सकता है, Right. राइट? समय लगेगा. और अभी हम जब शायद शुरू में बात कर रहे थे, हमने पॉडकास्ट के दौरान ही बोला कि आप अगर 20 साल से पहले वेल्थ क्रिएशन के बारे में सोच रहे हो, चाहे आप एंटरप्रेन्योरशिप में हो चाहे आप जॉब में हो, वो फिर एक सपना ही है. वो बहुत कम केसेस में होगा, बहुत यूनिक केसेस में होगा कि वो बहुत जल्दी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी, राइट? अदरवाइज इट विल बी अ कंप्लीट डिस्ट्रक्शन. हमें सही गाइडेंस जो मुझे लगता है अगर मैं अपने किसी जानकार को दूँ तो मैं ये दूंगा कि आप जॉब करो या बिजनेस करो, ट्रू वैल्यू प्रोवाइड करो. अगर जॉब में हो तो अपने एम्प्लॉयर को, बिजनेस में हो तो अपने कस्टमर्स को. आप अगर ट्रू वैल्यू प्रोवाइड करोगे, सूनर और लेटर आपको रिकग्नाइज किया जाएगा, आपके पास वो रिसोर्सेज आएंगे, और उसे आप कैसे यूटिलाइज करते हो उन रिसोर्सेज, उस मनी को जो आपके पास आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है. बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने बोला. सी माई ओनली कंटेंशन हियर वाज कि यू कैन, नवल भी बोलते हैं, यू कैन नेवर गेट रिच बाय रेंटिंग योर टाइम, राइट? देखो भगवान है ना, ने बहुत अनफेयर गेम खेला है. किसी को रिच बनाया, किसी को पुअर बनाया, किसी को ब्यूटी दी है, किसी को नहीं दी है, किसी को इंडिया में पैदा किया, किसी को ऑस्ट्रेलिया, US, बांग्लादेश, हर जगह अनफेयर है, राइट? कास्ट का अनफेयर है. एक ही चीज़ फेयरनेस है, 24 घंटे सबको दिए.
तो if I rent my time, I can never become rich, right? मैं ठीक ठाक पैसे कमा सकता हूँ, बट सुपर रिच जो हम बात कर रहे हैं वो नहीं बन सकते हैं. दैट इज़ वेयर यू हैव टू ओन इक्विटी. सो अगर आप तभी इन्होंने बताया कि 90s तक हम सपना नहीं सोच सकते. लास्ट 10 साल में इन्फोसिस ने बहुत लोगों को मिलियनर्स बनाया, बिलियनर्स बनाया. इंडिया में जोहो जैसी कंपनी है जिन्होंने बहुत बनाया है. तो नाउ अनलॉकिंग द वैल्यू एंड यू गेटिंग ईसॉप्स. तो ईसॉप्स अगर आपको मिलते हैं तो आप अच्छी वेल्थ बना सकते हो. म्यूचुअल फंड्स में भी बहुत लोगों को ईसॉप्स मिले हैं, फंड मैनेजर्स को ईसॉप्स मिले हैं, तो आप पैसा बना सकते हो. बट उसमें क्या होता है, वो गेम फिर एक अलग लेवल, उसमें फिर अकाउंटेबिलिटी अलग हो जाती है एकदम. यू टेक्निकली आप जॉब कर रहे हो, एक वाइस प्रेसिडेंट हो, बट यू आर अ बिजनेस ओनर इन दैट सेंस, है ना. तो फिर उस केस में आप 9 to 9 दिमाग नहीं, आपका भी 24/7 24/7 ही चलेगा. सही करें. So beautiful. So what I'm hearing is that yes, it is possible to become rich by not owning your own business. You can be in a great job, and you know very well said Neeraj ji कि it's not everyone's DNA to be an entrepreneur, right? And हम कहीं ना कहीं ईगो में ले लेते हैं कि यार बिजनेस होएगा तभी ना अच्छा होएगा, but you can actually manage your money to own pieces of So the that is why. So the next best alternative, अगर आप सैलरी से कमा रहे हैं, आप टाइम रेंट आउट करके कमा रहे हैं, देन जो इनकम आपको आई है उससे ओन बिजनेसेस. एग्जैक्टली. You are technically becoming an entrepreneur without all the hassles of being an entrepreneur. True. The classical ESBI myth. हाँ, ये जो rich dad. Rich dad, poor dad वाला कि you're an employee, you're a self-employed person, you have a business or you're an investor. मैं आपको ना कल की एक स्टोरी बताता हूँ. कल मैं एयरपोर्ट से फरीदाबाद जा रहा था, तो टैक्सी ड्राइवर से हम लोग जनरली बातचीत करते ही हैं. गौरव गुप्ता नाम था उस टैक्सी ड्राइवर का. एंड ही वाज लाइक कि मैं पहले गुड़गांव में ड्राइवर था और मेरी अराउंड 25,000 की सैलरी थी. फिर मैं बोला गाड़ी क्यों ली? बस एक जोश था कि अपना कुछ करना है, राइट. एंड मैंने बोला अब कैसा फील करते हो? कहते सर फंस गया हूँ. गाड़ी ले ली है, उसके लिए लोन ले लिया, और मैथ नहीं किया. यू वोंट बिलीव कि लोन हमारे लिए लोन बड़ी आसानी से और कम रेट्स पे और अच्छे टर्म्स पे अवेलेबल है. गौरव जैसे लोगों के लिए लोन बड़ी मुश्किल से और बहुत स्ट्रिक्ट टर्म्स पे मिलता है, राइट. तो लोन ले लिया, कहता है 6 साल का तो लोन हो गया है, और उसमें भी वो पता नहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है उसका, और वो रिड्यूसिंग बैलेंस भी नहीं है, पता नहीं क्या उसका. मतलब उसने मुझे एक्सपेंस का वो बताया जो मैं गिन पाया, मतलब प्राइम ऑफिस जो मैं गिन पाया, उसके एक्सपेंस ही 40-45 हज़ार रुपये के आ रहे हैं उस गाड़ी को महीने के चलाने के. यानी कि उसको कम से कम 45,000 पे तो आना है ब्रेक इवन करने के लिए. एंड बिलीव मी, वो सिर्फ ये बोल रहा था कि सर बस 2-3 टाइम का खाना मिल जाता है तो हम कहते हैं कि खुश हो गए. और वहीं पे जब वो ड्राइविंग कर रहा था, मैंने उससे पूछा इन कॉन्ट्रास्ट वेयर वर यू हैप्पी? तो कहते सर वहाँ पे ना बहुत पैसे बच जाते थे, क्योंकि साहब कुछ खिला भी देते थे, साहब ये वाली सर्विस भी देते थे. कभी इवन मैं अगर अपनी बात करूँ, अब मेरे पास जब ड्राइवर थे तो मैंने उनका मेडिकल इंश्योरेंस भी करा दिया, उनके बच्चों को स्कूल में भी कुछ जो भी हेल्प चाहिए थी वो कर दी. सब पॉइंट इज के वो वहाँ पे 10,000 महीना भी बचा लेता था. अब यहाँ पे वो भी नहीं बचा पा रहा है. एक दिव्या, इसमें और मैं बात बताना चाहूँगा कि when you look at employee and employer, मुझे लगता है कि अगर कोई भी व्यक्ति आज बिजनेस नहीं चालू कर सकता, तो जहां भी उसको लगता है कि मैं इस सेक्टर में काम करना चाहता हूं, उसका सेक्टर के कोई भी स्टार्टअप में जाके उसको काम कर लेना चाहिए फॉर 1 ईयर. उसको अपने आप समझ आ जाएगा इज ही मेड टू डू अ बिजनेस ओनली. क्योंकि जब वो स्टार्टअप में काम करेगा, उस हसल में, देखिए आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू आर अ कॉग इन द व्हील, यू नो. छोटा सा पार्ट है आपका, आप वो रिपीटेबल टास्क करते जा रहे हो. बट व्हेन यू एंटर अ स्टार्टअप वर्ल्ड और वहां पे केओस है, और ओनर को ही नहीं पता, फाउंडर को ही नहीं पता अभी क्या करना है, सबको जवाबदेही है, कस्टमर को भी खुश करना है, रोज सुबह प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, एमवीपीज चेंज हो रहे हैं, कल तक तो ये बोला जा रहा था आज ये हो रहा है. तो इट दैट काइंड ऑफ केओस इफ यू कैन हैंडल मे बी विद अ लेसर सैलरी आल्सो, and you feel कि यार this is मेरा गेम है ये, then you become an owner. So I'll take it on to the first question that I have for the three of you. You know, in my journey as, you know, educating people, getting people help jobs, तो एक बहुत important word है Indians के लिए, और वो word है लखपति. वो बहुत मेहनत से अपनी सैलरी जोड़ के, you know, the drivers, the workers, 30,000 की जो सैलरी है, वो 1 लाख के फिगर तक आप पहुँच जाते हो. एंड आई थिंक दैट्स वेयर द स्ट्रगल स्टार्ट कि यार ये इस 1 लाख को आप 1 करोड़ तक कैसे लेके जाओ. एंड आई वुड लव अ डिस्कशन ऑन दिस कि ये 1 लाख से 1 करोड़ के लिए क्या रियलिस्टिक टाइमलाइंस हैं, क्या माइंडसेट है, और इज़ इट पॉसिबल सिंपली थ्रू पावर्स ऑफ कंपाउंडिंग, या रियलिस्टिकली ये क्या कैसे कोई पाथ, यू नो. आप 1 लाख रुपए महीना सैलरी की बात कर रहे हैं? आई मीन यू सेव्ड 1 लाख रुपीज. ओके, ये लमसम अमाउंट है आपके पास? अमाउंट है. इफ यू लुक एट अ सैलरी, आई एम टॉकिंग मे बी अबाउट 30,000 to 40,000 रुपीज़ का एक सैलरी है, बट आपके पास ये 1 लाख रुपए पहुंच गए हैं. तो रियलिस्टिकली अब मैं इसको 1 करोड़ तक कैसे लेके जाऊंगी? Yeah, please.
सो मेरा थॉट प्रोसेस है कि अगर आप सिर्फ 1 लाख को देखते रहोगे तो कभी कुछ नहीं होगा, राइट? आपका फोकस होना चाहिए आपके करियर की शुरुआत में और करियर के मिड लेवल तक आपकी सैलरी कितनी ग्रो कर पा रहे हो आप, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पेड़ तभी लगेगा जब बीज गिरेगा, राइट? तो सैलरी जो है वो सीड है, वो आपकी एक्टिव इनकम जो है वो सीड है, जिससे आप बहुत बड़ा जो है वो अपने इन्वेस्टमेंट का ट्री लगाने वाले हैं। जब सीड ही नहीं होगा तो आपके पास ट्री नहीं होगा। 1 लाख कुछ भी नहीं है, बिलीव मी, कुछ भी नहीं है, राइट? बहुत अच्छी बात है उन्होंने इकट्ठा कर लिया, बट ये नहीं सोचना कि मेरे पास 1 लाख रुपीज आ गए, नाउ यू नो आई एम रिच। बाय नो मीन्स ऑफ मेजरमेंट यू आर रिच अभी 1 लाख लेके। आपको ये देखना है कि आपकी एक्टिव इनकम बढ़ती रहे। बहुत सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। एक्टिव इनकम आपकी बढ़ती रहे, रिस्क आपके कवर हो। सबसे पहले उस 1 लाख से मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, भैया इंश्योरेंस ले लो। आपका टर्म इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड, ये इतने अंडररेटेड चीजें हैं। क्यों? इसको सुनने के बाद ना डोपामिन रिलीज नहीं होता माइंड में। परसेंटेज ऑफ रिटर्न सुनने के बाद ना एक अजीब सा केमिकल रिलीज होता है कि यही करना है बस। जब, और ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेडिकल इंश्योरेंस की बात करता हूँ, आपने 1 लाख रुपए जोड़ भी लिए, आपने मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लिया, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, वो 1 लाख तो आपका जाएगा ही जाएगा, उसके अलावा आप डेट में आ जाएंगे। बट वही आपके पास एक 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस होता तो आपका वो 1 लाख भी साइड में पड़ा रहता, प्लस आपके ऊपर कोई डेट ना चढ़ता, राइट? अब अगेन मेडिकल इंश्योरेंस के टू एंड यू नो फेवर में और अगेंस्ट बहुत सारे लोग बोल सकते हैं अलग अलग बातें, उसमें भी थोड़ा अगेन एजुकेशन मैटर्स। तो फर्स्ट इज आप अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाने पे ध्यान दीजिए। आज जो आप 30-35 हज़ार रुपए की सैलरी बता रहे हैं, मैं होता तो मैं कोशिश करता, मैं और स्किल ऐड ऑन करके, मैं और वैल्यू प्रोवाइड करके उस सैलरी को बढ़ाता। देन मैं अपने साथ साथ रिस्क कवर जरूर करता। टर्म इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड नॉन नेगोशिएबल है, इसके बिना आप मुझसे बातें मत कीजिए इन्वेस्टिंग के बारे में, राइट? मैं और गजेंद्र भाई थोड़ा सा डिफर करते हैं कि टर्म पहले लेना है कि मेडिकल पहले लेना है। मैं मेडिकल के साथ हूँ, इनसे बिना पूछे बताता हूँ, ये टर्म के साथ रहते हैं हमेशा। सही बोला ना मैंने? बिल्कुल बिल्कुल। सी, बहुत बढ़िया बात बोली। द फनल इज एक्टिव इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट। आपकी एक्टिव इनकम बढ़ेगी, आप जितनी सेविंग्स बढ़ाओगे आपके इन्वेस्टमेंट की कैपेबिलिटी बढ़ेगी। और अगर मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए लेट्स से 20 सालों में, तो मुझे महीने का 10,000 रुपए डालना है। तो 10,000 रुपए मैं इन्वेस्ट करता हूँ विद 12% CAGR, राइट नाउ वी आर अज्यूमिंग, तो वी विल रीच 1 CR इन अ स्पैन ऑफ 20 years। सो अगर मुझे 10,000 इन्वेस्ट करना और मैं 25% इन्वेस्टमेंट रेट मानता हूं, तो यू नीड टू मेक समवेयर अराउंड 40,000 रुपीज इन इनकम। पर अब हम थोड़ा अग्रेसिव चलते हैं। somebody wants to get to 1 crore in a span of 15 years, ठीक है? वो कह रहा है अभी मेरे पास बहुत इनकम नहीं पर मैं स्टेप अप कर दूंगा, तो आज उसको 14,000 रुपए पर मंथ से स्टार्ट करना होगा और 7% का स्टेप अप करना पड़ेगा। I think reasonable 7% is not a bad assumption। 10 I feel sometimes is very aggressive because compounding है ना, वो भी compounding है। तो अगर आप 7% का लो तो 14,000 रुपए महीना डालोगे, 7% स्टेप अप, 12% CAGR, 15 years यू आर अ करोड़पति। नाउ 14,000 आपको इन्वेस्ट करने के लिए 56,000 का इनकम चाहिए। नाउ यू बिकम मोर अग्रेसिव। नहीं यार, मेरे को 10 साल में करना है। सो द सेम 14,000 बिकम्स 34,000। 34,000 करना है तो उसका 4 टाइम्स, तो गिव और टेक 1,25,000 रुपीज आपकी इनकम होनी चाहिए। अब आप बोलते नहीं यार और अग्रेसिव चलना है, 7 years में मेरे को करोड़पति बनना है, तो इन दैट केस द नंबर बिकम्स 54,000। तो अब 54,000 है तो 2.5 लाख रुपए आपकी मोटा मोटी मतलब इनकम होनी चाहिए, so that you can become a करोड़पति by the end of 7 years। The equation is very simple। आप कितना पैसा लगा सकते हो और कितने समय के लिए लगा सकते हो, जितना, क्योंकि रिटर्न्स हमारे हाथ में नहीं है, जितना समय घटाओगे उतना पैसा ज्यादा लगाना पड़ेगा, और जितना पैसा ज्यादा लगाना पड़ेगा उतना ज्यादा पैसा कमाना पड़ेगा। अभी लोग क्या सोच रहे हैं कि हम लोग यहाँ पैनल सुन लेंगे और हमारे को कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट टिप ट्रिक मिल जाएगी जिससे हम साल का 40-50% कमा लेंगे, और वो मतलब दे आर वेटिंग फॉर दैट, बट दैट ब्लॉकबस्टर आई डोंट हैव। अगर मेरे पास होता तो मैं भी आज कोई यॉट वॉट में बैठा होता आराम से। बट या वी नो दैट फॉर अ लॉन्गर टाइम, मॉर्गन हाउसेल बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि आई एम वेरी हैप्पी विद एवरेज रिटर्न्स बट फॉर अबव एवरेज ड्यूरेशन। तो आप एवरेज रिटर्न से खुश हो 12%, 13%, 11%, बट फोकस दैट यू गेट इट फॉर 20 years, 30 years, 40 years, 50 years, then you create real wealth। थिंक इन डिकेड्स। Think in decades and see, एक जनरेशन को तो खटना पड़ेगा। One generation has to sacrifice for the others to make merry। वो बोलते हैं ना वॉरेन बफेट की somebody is having shade today because somebody once decided to plant a tree। बस सिंपल उनकी बातें सुन लो भाई, हम लोग उन्हीं की बातें रिपीट कर रहे हैं, बट और बस कोशिश ये कर रहे हैं कि आपके पास एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, और उस फ्रेमवर्क का स्टार्टिंग पॉइंट इन्वेस्टमेंट नहीं, उसका स्टार्टिंग पॉइंट एक्टिव इनकम होना चाहिए। Lovely। तो एक्टिव इनकम बढ़ाइए और इस फनल के हिसाब से यू कैन रीच 1 करोड़। और मैं खाली एक्टिव इनकम में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि आप जो बता रहे हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं 25 साल के, 30 साल के हैं, हम सब बिलीव करते हैं एक्टिव इनकम में, क्योंकि उससे बड़ा फनल बन ही नहीं सकता है। देखो, जब
जब पैसे आएंगे तो ही डाल पाओगे ना, पैसे ही नहीं आएंगे तो हम 25% बोलें या 30% बोलें वो कोई मतलब नहीं है। बट वो पैसे आएंगे कब? आपकी मेहनत से आएंगे। आपकी मेहनत से तभी आएंगे इफ़ यू आर लविंग द जॉब दैट यू आर डूइंग। अनफॉर्चुनेटली आज क्या हो रहा है, चाहे वो पेरेंट्स की गलती बोले, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस बोलें, हम सब पढ़ाई करते हैं। मैंने MBA किया, इन्होंने भी MBA किया, आपने भी MBA किया, CA मैंने MBA भी किया, CA भी किया है। इन पे ज़्यादा प्रेशर था कि एक डिग्री से काम नहीं हुआ। आई थिंक एज अ पेरेंट्स वी हैव गॉट इनटू अ वेरी रॉन्ग कल्चर एंड आई कैन टेल यू बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दिस। ये जो फैसिनेशन डिग्रीज़ का, ये MBA कर लो, CA कर लो, CFA कर लो, ये सब ये हम पूरी जनरेशन को ख़राब कर रहे हैं, ये मेरा मानना है। हम उनको रोट लर्निंग, फोर्स लर्निंग करा रहे हैं। तो जब 2004 में मैं MBA करके निकला, सब लोग निकले, तो जब हम MBA करके निकलते हैं ना, सबसे पहले क्या होता है, कौन सी कंपनी में प्लेसमेंट है। नोबडी थिंक्स कि आप क्या काम कर रहे हो, नहीं, कितना पैकेज है। फॉरगेट कंपनी नेम, ऑल्सो डजंट मैटर। स्टार्टअप ने आके अगर अच्छा पैसा दिया है ना, तो तू हीरो है, मतलब तुमको तुम्हारी लाइफ सेट हो गई है। कितना पर लाख पर एनम मिल रहा है, CTC किया है तुम्हारी, लैंग्वेज वो होती है। तो मेरे साथ बहुत लोगों ने MBA किया, आज 25-20 साल हो गए कंप्लीट। 80% or 90% of them are not happy. They have changed 10-15 jobs in the last 15 years because they were not loving what they were doing. तो जो काम में आप enjoy नहीं कर रहे हो ना, तो वहाँ skills कैसे बनाओगे आप? So I'll take this back, I mean, we spoke about saying कि हमारे को 1 लाख को 1 करोड़ करना है. We've talked about saying कि to do this your active income is very important. Very beautifully you gave this framework कि मतलब 1-1.5 लाख आपकी एक्चुअल महीने की इनकम होनी चाहिए अगर आपको 7 साल में 1 करोड़ तक पहुंचना है. The one point I want us to get into, and Gajendra ji, you've spoken about it a little bit, is the power of compounding. Correct. And the other thing that has been said here is, don't think about creating wealth before the first 10 to 20 years. So I would love for you to just get into this idea of compounding. What is the power of compounding, and this idea of thinking in decades when we're thinking about wealth creation. So I had a very important point which I noted down. पहले 1 लाख से 1 करोड़ की जर्नी is the most difficult journey in the world. Right. Because see, the reason why it is not easy because you don't have the option of going from Gurgaon or Noida to airport in a car. जब आप कार में जाओगे ना, imagine your money, तो आप end to end पहुंच जा रहे हो, बीच में कोई स्टॉपेजेस नहीं है. तो 1 लाख की 1 करोड़ की जर्नी 10 साल में बन सकती है, जो इन्होंने एग्जाम्पल्स दिया, 10, 15, 20 साल सब एग्जाम्पल दिया. अनफॉर्चुनेटली जो हमारे व्यूअर्स हैं 98%, उनके पास वो लग्जरी नहीं है कि अनइंटरप्टेड जर्नी वो कर सके. जब 20 साल के आप होते हो और 40 साल तक आपके बीच में छोटे छोटे स्टॉप्स बहुत आते हैं, इसका मतलब आपको पब्लिक बस से जाना पड़ेगा. और जब पब्लिक बस में आप एयरपोर्ट जाते हो तो हर 5 मिनट में बस रुकती है. तो आपकी लाइफ में भी हर 6 महीने में कोई एक्सपेंसेस आएंगे. कई बार हम ये सोचते हैं कि नहीं 10 करोड़ 45 तक बना लो, 10, 5 करोड़ 1 करोड़, फिर हम लाइफ एंजॉय करेंगे. कुछ ज़िंदगी ना मिलोगी में वही डायलॉग है, तुम क्या पता तुम 40 तक जिंदा रहोगे कि नहीं रहोगे. तो वो बैलेंस बना के चलना बहुत ज़रूरी है. मैंने आज तक मालूम है मैंने घर क्यों नहीं खरीदा, क्योंकि मेरा लॉजिक था, एंड दिस इज़ अ वेरी बिग हैक फ्रॉम मी हैविंग लिव दैट हैक, कि घर हमारा लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन होता है और हम सारी एनर्जी लगा के ना वो घर खरीद लेते हैं. मेरे हिसाब से हम ये बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं. हम वी गो बियॉन्ड आवर बजट्स टू बाय दैट हाउस एंड देन वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन मैनी स्मॉल थिंग्स, बिकॉज हर महीने वो EMI का मीटर तो चालू है, राइट. फिर हम हॉलीडे भी नहीं ले सकते हैं. मेरे बहुत सारे इन्वेस्टर्स आते हैं जो EMI भरे, मैंने बोला आपने लास्ट हॉलीडे कब लिया, तो बोलता स्कोप ही नहीं है. तो मैं बोलता हूँ आप घर रेंटल पे रहते तो बहुत कम आपका रेंटल जाता, तो जो इतना बड़ा गैप होता उसमें आप थोड़ा सेविंग्स भी करते, थोड़ा हॉलीडेज पे भी स्पेंड करते. एक गाड़ी की इच्छा है तो गाड़ी भी खरीद लो, अभी नहीं चलाओगे तो कब चलाओगे, राइट. तो एक गलत डिसीजन नहीं लेते हो तो आप कितने राइट डिसीजंस ले सकते हो. तो वो समझना बहुत ज़रूरी है कि मुझे करना क्या है, एंड दैट हैज़ वर्क वेल फॉर मी. सो आई एम, एंड सेकेंडली आई एम वेरी अगेंस्ट कि आप 45 तक यू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, विच मीन्स देन यू आर डूइंग वॉट यू लव टू डू. बट इमेजिन करो, मैंने आपको पहले क्या बोला, अगर इफ यू आर लविंग फ्रॉम डे 1 at 24, देन why do you have to retire at 45 and then think कि अब मैं कुछ कर सकता हूँ. मतलब to wait कि कब तक, नहीं तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, मतलब 20 साल मैं अपने हिसाब से नहीं किया मैंने, अब मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, राइट. तो अगर आप थोड़ा सा प्लानिंग सही कर लेते विथ राइट मेंटोर, एंड इसी जगह पे एक अच्छे मेंटोर की बहुत ज़रूरत होती है. हम लोग का ना बोलते हैं ना भगवत गीता, हम सब अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम क्या हमारी लाइफ में, हम सब भगवत गीता जब 70-80 साल के होते हैं ना, तब भगवत गीता पढ़ना चालू करते हैं.
हिसाब से भगवत गीता हमें जब बचपन में 10-12 साल में पढ़नी चाहिए। वो मैनुअल ऑफ लाइफ है कि लाइफ कैसे जीनी है, वो हमें उस वक्त समझ में आ जाए तो हम इतनी गलती करते ही नहीं। तो अगर हमें कोई 24 साल में बोलता है कि यू लव व्हाट यू डू, तो हम वो काम एंजॉय कर रहे थे, देन आई डोंट हैव टू वरी अबाउट 45 में रिटायरमेंट लूंगा, ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बन जाऊंगा, मैं लाइफ लॉन्ग काम करूंगा। सो आज टेक्निकली आई कैन रिटायर, ही कैन रिटायर, वी ऑल हैव रिटायर्ड, यू आर रिटायर्ड, बट वी आर डूइंग बिकॉज वी लव इट, एंड दैट्स व्हाई फॉर मी देयर इज नथिंग रिटायरमेंट, आई विल वर्क टिल द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ। तो मनी इज नॉट ए प्रॉब्लम। सो ऐसा नहीं कि 45 तक 5 करोड़ आ जाएंगे अब मैं मस्ती करूंगा, बॉस आप छोटी छोटी मस्तियां अभी से शुरू करो। बैलेंस इज द वर्ड। और मेरे लिए मस्ती तो जो करो करो, मेरे लिए कंपल्सरी है, विच आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, साल में 2 हॉलीडेज इज ए मस्ट विथ योर फैमिली। इन आवर कंट्री हम लोग सोशल ओकेशंस को भी हॉलीडे मना लेते हैं, शादी में जा रहे हैं ना तो हॉलीडे ही है, वो हॉलीडे नहीं है, क्योंकि आपका माइंड बहुत बिजी रहता है, आप रिश्तेदारी में रहते हो, 500 जनों के बीच में रहते हो। हॉलीडे मतलब आपकी इमीडिएट फैमिली 10 दिन, चाहे छोटी जगह जाओ या हर 2 महीने में 2 दिन का एक वेकेशन ले लिया, वो जो रिफ्रेश होकर आप आते हो ना, सी द इम्पैक्ट दिस ऑन योर वर्क एंड ऑन योर माइंड एंड हेल्थ कंडीशन, दिस एंड इट डजंट कॉस्ट यू अर्थ एंड मून। और आपको इतना महंगा भी करना जरूरत नहीं है, एयरबीएनबी आते हैं, सब आते हैं। और अगर आप फैमिली और बच्चों को उस वक्त टाइम नहीं दोगे तो 40-45 साल बाद जब आप 60 को हो जाओगे तो बच्चे तो आपके साथ है ही नहीं। उनके पास टाइम ही नहीं होगा आपके पास। all of us have only 15 summer holidays to spend with our kids. वाओ, Only 15. Right? 5 साल की उम्र में तो वो 3 साल की उम्र में आप चलो ले जाना शुरू, वो चलना शुरू कर देते हैं, और 18 के बाद वो आपके साथ नहीं जाएंगे, मॉम डैडी यू आर टू ओल्ड, आई वांट टू गो विथ माय फ्रेंड्स। इसी में कहा जाता है कि जब बच्चा जब तक 18 ईयर्स का होता है, आपने जो समय बिताना था उसके साथ, उसका 99% समय जा चुका है। अब आपका सिर्फ 1% ही आप उसका टाइम ले पाओगे, क्योंकि वही आपके पास मेजर टाइम था जो आप उसके साथ स्पेंड कर सकते हो। एंड मुझे लग रहा है मैं सही चल रहा हूँ, मतलब ये सब सुन के ना मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है। I made my choice. सो हमने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया, क्योंकि उसी वक्त हम एंटरप्रेन्योर बन गए थे। जब देखो, जब आपके बायोलॉजिकल बच्चे होते हैं तो आपका ये बच्चा भी होता है कि यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, मोस्ट ऑफ अस एट 27, 28, 23, दैट्स ऑल्सो योर बेबी। और उस वक्त आपको प्रूव भी करके दिखाना है, वही टाइम है, तो बहुत बार ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। हमने भी किया। लकीली मेरे केस में एक फायदा था, हमारी जॉइंट फैमिली थी तो पता ही नहीं चला कि बच्चे कब बड़े हो। Everyone helps out and एवरीबडी हेल्प्स एंड दिस थिंग, तो वो बहुत फायदा था। बट ये प्रिविलेज 99% को नहीं। आज सिंगल है तो आपको घर भी देखना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है और करना पड़ता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट लाइफ इज अबाउट डिफिकल्ट। इफ इट इज सो इजी, फन नहीं होता। राइट, डिफिकल्टी ना हो, मतलब एक मॉर्गन हाउसल के आर्टिकल था बड़ा ज़बरदस्त, उन्होंने बोलते हैं कि ज़िंदगी में डिफिकल्टी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, परेशानी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने केस बताया था कि एक रेयर केस था कि एक छोटी लड़की थी, उसको दर्द नहीं होता था, तो वो अपने उंगलियां खुद खा लेती थी, उसको दर्द नहीं होता था। राइट, वो अपने आप को हर्ट कर लेती थी, उसे दर्द नहीं होता था, और वो उसके लिए कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था। सो 1-2 बातें मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा। एक तो मैं तो हर 1 महीने शायद 2 महीने में एक बार हॉलीडेज़ पे चला जाता हूँ, तो मैं काउंट कर रहा था मैं सही चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ। राइट, एंड आई एम ब्लेस्ड कि आई एम एबल टू स्पेंड सफिशिएंट टाइम विद माई फैमिली। और जो रिटायरमेंट की बात है ना, ऑब्वियसली वो सोशल मीडिया पे तो आजकल फायर जो यहाँ पे शुरू हो गया, गड़बड़ी है। एंड जैसा इन्होंने संजय जी ने बताया कि बहुत लेट शुरू किया अपना पैशन, मैं बहुत ब्लेस्ड था इसमें। 2005 से मैं पढ़ा रहा हूँ, और मेरे साथ तो भी ये प्रॉब्लम है कि मैं अगर दिन में 2 घंटे ना पढ़ाऊँ तो मुझे कुछ होने लग जाता है। मैं अभी यहाँ पे भी आया तो सुबह मेरी क्लास थी, मैंने 8:30 से 9:30 10 बजे तक एक लेक्चर लिया है, उसके बाद मैं यहाँ के लिए निकला हूँ। तो मेरे लिए तो वो ऐसा हो गया है कि लास्ट ब्रेथ तक शायद मैं कुछ ना कुछ तो लेक्चर दे ही रहूँगा, कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही रहूँगा। राइट, एंड मुझे नहीं लगता इससे अच्छी कोई फीलिंग हो सकती है कि आप वही काम कर रहे हो जिसमें आपको मजा आता है, और उतनी ही एनर्जी के साथ कर रहे हो जितना आप आज से 20-25 साल पहले कर रहे थे, शायद उससे भी ज़्यादा एनर्जी, उससे भी ज़्यादा इनोवेटिव तरीके से कर रहे हो आप। तो वो एक बड़ी अच्छी चीज़ है। वर्क इज प्ले ना, देन एफर्ट्स नहीं लगते हैं ना दिव्या जी, और फिर वो स्किल्स भी अपना पा जाती है आप, और घुसते रहते हो। You keep growing, you keep making it better. आजकल हम बहुत जगह देखते हैं अपने बच्चों को कोडिंग सिखाओ, एआई सिखाओ, क्यों जरूरी है? अगर वो इंटरेस्ट नहीं है तो अरे ये फ्यूचर जॉब्स हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है कि जस्ट बिकॉज ये जॉब्स अवेलेबल है तो हमको उनको रेडी करना है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके हिसाब से आपके लिए क्या। Let's make them play to it, work on it. And maybe let the child figure it out, यार। They are smart enough, I think, you know. Why do we push कि हम डॉक्टर है तो मेरे बच्चों को डॉक्टर बनना है, हम क्रिकेटर है तो आज देख लो किसी के भी क्रिकेटर, सचिन तेंदुलकर, सचिन ने कोशिश की। No, I think our kids today are smart enough to sort of pick it up, and I think it's our role to just ensure that they are on the right. Taking it back to, you know, I think finance and investing, you know, there's this mindset, and Neeraj, I'll start with you in this, is there's this mindset that the rich use credit
to their advantage. हम क्रेडिट को यूज़ करते हैं to leverage, loans को यूज़ करते हैं to grow our businesses. But on the other side, there is, the retail investor or the regular person will get drowned in debt. So whether that's credit card bills, etc., वो उनके लिए एक bad word है. Technically, it's always been something we've struggled with. So how do you manage this dichotomy where the rich keep getting richer using debt leverage, and I think the poor keep getting, drowned once they get into this system? ऑनेस्टली मुझे लगता है कि नॉलेज इज़ पावर. मैंने पहले भी बोला, जिसके पास नॉलेज है ना वो इन सब चीज़ों से प्ले करता है. ऐसा कुछ नहीं है, एक 25,000 रुपये वाली सैलरी के लिए भी वो क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा उठा सकता है, राइट. और 2.5 लाख रुपए वाला कमाने वाला भी क्रेडिट कार्ड डेट में फंस सकता है. तो इट्स ऑल अबाउट कि आपके पास उस इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज कितनी है, राइट. जैसे अभी मैं गौरव गुप्ता की बात कर रहा था जो हमारे ऊबर टैक्सी ड्राइवर थे, तो वो कुछ जो लोन में वो फंस गए, क्यों? क्योंकि उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं थी, राइट. जिस तरह की EMI वो भर रहे हैं, जिस तरह का ROI उनका चल रहा है, वो बिकॉज उनके पास नॉलेज नहीं थी. सो वो हम कहते हैं ना कि इट्स लाइक अ नाइफ, इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड. फायर. आप खाना बना लो या आग लगा लो, आपकी मर्जी. को यूज़ करने आना चाहिए. इट इज़ अ लेवरेज. इन लेवरेज का मतलब यही होता है कि थोड़ा सा इनपुट से आप बहुत बड़ा आउटपुट कर सकते हो, राइट. तो मनी इज़ अ लेवरेज फॉर श्योर. इट्स जस्ट दैट यू नीड टू नो हाउ टू यूज़ इट. एक एंटरप्रेन्योर, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जो भी हैं सब लेवरेज से ही बड़े हो सकते हैं, क्योंकि खुद की कैपिटल लिए ऑर्गेनिक ग्रोथ से आप कितना कर पाओगे. तो बट आपको यू नीड टू नो द कैलकुलेटेड रिस्क कि उसमें रिस्क क्या है. अगर मैं रॉन्ग गया तो क्या रिस्क है, और राइट गया तो क्या पे ऑफ है, राइट. तो वो पे ऑफ अगर आपको क्लियर है ना, तो देन इट्स नॉट ए रिस्क ना. और साथ में ना बिहेवियर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. आई हैव सीन पीपल जिनकी सैलरी 1 लाख है, वो क्रेडिट कार्ड ले लेंगे जिसमें 1 लाख की लिमिट है, वो सोचने लग जाते हैं मेरी सैलरी 2 लाख हो गई, विच इज़ डिजास्ट्रस, राइट. और फिर वो फंस जाते हैं डेट ट्रैप में. और क्रेडिट कार्ड ना, मैं आपको एक तो ना जो सीखने वाली बात हो रही थी कि सीखना है, मेरी हर वीडियो का एंड में हमेशा एक लाइन बोलता हूँ कि सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू. पता नहीं कैसे लाइन बन गई थी मेरे से, और ये मैं कम से कम पिछले 10-15 साल से बोलता आ रहा हूँ. पहले सीखना बंद तो जीतना बंद बोलता था, फिर मैं उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया कि सीखना शुरू तो जीतना शुरू. खैर, तो क्रेडिट कार्ड क्या है ना कि क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट में अगर आपको बताऊँ तो 36 से 48% पर एनम का इंटरेस्ट लगता है. और एक खास बात, और उस पर GST भी लगता है. किसी भी इंटरेस्ट पे और GST नहीं है अदर देन क्रेडिट कार्ड. तो गवर्नमेंट को ही पता है कि भैया ये फंसा है, तो इसे इससे ढंग से जरा पैसे निकलाओ, यानी कि उस इंटरेस्ट के ऊपर आपसे GST भी चार्ज करेगी. क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही बढ़िया टूल, बहुत ही बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है उनके लिए जिनको उसे यूज़ करना आता है, और एक बहुत ही डिजास्ट्रस इंस्ट्रूमेंट है उनके लिए जो समझते ही नहीं वो किस काम आने वाला है, राइट. आप मुझसे अगर 2020 से पहले मिलते, शायद मैं क्रेडिट कार्ड के नाम पे एकदम उठ जाता था, नहीं यूज़ नहीं करना है. आप यू वोंट बिलीव, मेरे को कोई पेमेंट करनी होती थी ऑनलाइन तो मैं अपने साले साहब को फ़ोन लगाता था, भाई अपना क्रेडिट कार्ड दे दे ज़रा, मैं लगाता हूँ इसमें और पेमेंट करता हूँ, कि मुझे लगता था बहुत मुझे रखना ही था, राइट. और उस समय भी मेरे पास वन ऑफ द इंडिया टॉप क्रेडिट कार्ड होता था, HDFC इन्फिनिया जिसको बोलते हैं. मैं उसको भी बहुत कम यूज़ करता था. वो भी इसी प्रेशर में लिया था कि बाहर जो पेमेंट करनी होती थी, ऑनलाइन जो पेमेंट करनी होती थी, वो क्रेडिट कार्ड वगैरह से ही होती. 2021-22 में मैंने जब इसके बारे में सीखा, समझा क्रेडिट कार्ड्स के बारे में, मैं भी डेट की बात नहीं कर रहा हूँ, लोन की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली क्रेडिट कार्ड की बात कर रहा हूँ. आई वॉज सरप्राइज्ड कि हम कितना कुछ मिस कर रहे हैं. विद द राइट नॉलेज आप कभी दोबारा अपनी फ्लाइट के लिए 100% पेमेंट नहीं करेंगे. आप कभी दोबारा होटल स्टे के लिए 100% पेमेंट नहीं करेंगे. आप कभी दोबारा, हो सकता है गोल्ड जब खरीदने जाएं तो आपको आज जितने का मिल रहा है उससे हमेशा सस्ता ही मिले आपको. तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं ना क्रेडिट कार्ड के, आपको पता होना चाहिए आपने उसको कैसे यूटिलाइज करना. एक बात. दूसरी बात, प्लीज़ फोमो में ना पड़ें. कोई भी चीज़ जब आप फोमो में करके करते हैं, चाहे वो जॉब छोड़ना हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड लेना हो, चाहे वो कोई भी चीज़ जब आप फोमो में पढ़ के करते हैं. आपने मुझसे इन्फिनिया का नाम सुन लिया, यू विल गो एंड टाइप ओके इन्फिनिया अप्लाई कर रहा हूँ. शायद आप उसको उस तरह यूटिलाइज ना कर पाए जिस तरह मैं कर पा रहा हूँ, राइट. मैं आपको यहाँ पे 36 क्रेडिट कार्ड्स के नाम बता देता हूँ, बट अगेन आपको देखना पड़ेगा आपकी नीड और वांट के हिसाब से आपको कौन सा सूट करता है, आपके एक्सपेंसेस के हिसाब से आपको कौन सा सूट करता है, आपका गोल क्या है. फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हो, होटल स्टेज लेना चाहते हो, तो बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं. क्रेडिट कार्ड्स कभी भी, पहले शायद मैं सोचता था उनके लिए बने जिनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन सबके लिए बने, बस आपको उन्हें जुडिशियसली यूज़ करना आना चाहिए. उसमें एक मेरा खाली अलग व्यू पॉइंट है. मैं भी 4-5 साल तक तो काफ़ी यूज़ करता था, 4-5 बैंक के थे, बट बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि अगर मेरा बहुत टाइम इसमें जा रहा है जगलिंग में, कि जगलिंग इन द सेंस कि किस में क्या बेनिफिट्स हैं, और ये सब ना हर क्वार्टरली चेंज होते रहते हैं, और समझना सब टर्म्स एंड कंडीशन. मैं बीच में रोकता हूँ. डोंट ट्राई टू ओवर ऑप्टिमाइज. बस ये सिंपल फंडा है. आप एक मैक्सिमम आप 2-3 बढ़िया क्रेडिट कार्ड्स रखे और आप लोगों को, हम लोगों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स मिल जाएंगे. 3 क्रेडिट कार्ड्स भी अगर आपने रखे हुए हैं ना, आप
ज़बरदस्त उस पे कम से कम नहीं तो 10 से 15% के बीच में अपना रिटर्न बना सकते हैं। अपने एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ मैं। जगलिंग तो बहुत ही गलत है, मुझे लगता है वो हम चिंदी चोरी जिसे बोलते हैं ना, उसमें ना जाएं कि हर एक्सपेंस को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश। वही मैं कर रहा था, मेरे पास 4-5 बैंकें थे, वो एक फेज होता लाइफ। यस 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 यस, सुन लो, आपको अच्छा लगता है, इट्स नॉट दैट रियली आपको एक वो किक आता है खाली में, होता है, यस। बट बाद में अब मैंने सब बंद करा दिए। सिर्फ एक मेरे पास HDFC Infinia ही है और कुछ भी नहीं है, मैंने सब बंद करा दिए। मैं इसलिए बंद करा, मैं अगर इतना टाइम लगा एपिसोड के बाद 2 बनवाऊंगा आपके में। We should have a link on this, right? HDFC Infinia. मैंने क्यों बंद कर दिए, मतलब अगर इससे अच्छा मैं एक क्लाइंट से मिल लूंगा ना इतनी देर में, तो इससे 3 गुना ज़्यादा कमा लूंगा। मतलब यू नो माई टाइम इज सो प्रीशियस नाउ। एनीथिंग जहाँ पे मेरा सी नवल एंड आई थिंक दिस गाय चार्ली मंगर कहते हैं, पुट योर आर्ली रेट, ईच वन ऑफ अस शुड पुट आर्ली रेट, कि मेरा 1 घंटे का खर्चा क्या है। तो अगर मेरा 1 घंटे का खर्चा आज की डेट में सपोज मान लीजिए 2 लाख रुपए है, मान लीजिए, तो एनीथिंग विच गिव्स मी, मैं 15-20 मिनट क्रेडिट कार्ड में वो 5,000 रुपए बचाने के लिए कर रहा हूँ ना, तो टेक्निकली आई वेस्टेड माय टाइम। It's not worth it. इट्स नॉट वर्थ माय टाइम। Sanjay ji, your thoughts in terms of, is debt something that the rich use to their advantage, लेकिन आज के दिन a middle class or a poor person ends up getting drowned in it? See, पहले ना कॉन्सेप्ट ऑफ गुड डेट और बैड डेट समझना चाहिए लोगों को। गुड डेट इज दैट डेट वेयर यू बोरो एंड यू क्रिएट, बैड डेट इज दैट डेट वेयर यू बोरो एंड यू कंज्यूम। तो क्या हमें बोरो करके कंज्यूम नहीं करना चाहिए? नॉट टोटली अगेंस्ट इट, बट नियमित तरीके से करना चाहिए। इट्स लाइक हैविंग एनी सिन आइटम। किसी को सिगरेट पीने का शौक है, नो रिकमेंडेशन ब्रो, मतलब नो अल्कोहल नो रिकमेंडेशन, बट बता रहा हूँ कि किसी को अल्कोहल का भी शौक है तो ठीक है, आपने हफ्ते में 1 पैक पी लिया, नो यू देयर। बट इफ somebody is drinking it like daily, then तो उसके लिए जहर है। सो एट द एंड ऑफ द डे आपको चेक करना है कि आपकी इनकम में कितनी कैपेबिलिटी है। जनरली मेरा थंब रूल होता है 15% तक अगर आप टेक होम इनकम का EMI कंजम्पशन ड्रिवन डेट पे रखते हो तो यू आर रीजनेबली सेफ। इससे होगा क्या कि अगर आपने ये रूल बुक बना ली तो आपका अगला परचेज तभी आएगा जब आपका पिछला परचेज का EMI खत्म होगा या फिर आपकी इनकम बढ़ेगी। तो इन बोथ द सर्कमस्टेंसेस यू आर गुड, कि either you have finished off your earlier purchase or you have increased your income। तो गुड डेट और बैड डेट का फर्क पता चले। सेकंड, कोई भी व्यक्ति अगर फाइनेंस के कोई भी इंस्ट्रूमेंट को बिना रूल्स के यूज करेगा तो वो प्रॉब्लम में फंसेगा। मैं कहता हूं स्पेंड्स शुड बी रूल बेस्ड, इन्वेस्टमेंट्स शुड बी गोल बेस्ड। तो आपका जो स्पेंड्स है वो हमेशा रूल बेस्ड, टोल गेट होना चाहिए आपका, कि भाई इससे ज्यादा नहीं खर्च करूंगा। जब तक आप ऐसे नियम नहीं बांधोगे अपने ऊपर, तो बिना नियम के तो फिर आपके हाथ में पैसा है वो तो कहीं भी यूज हो सकता है। आजकल यू हैव इनफ एंड मोर अपॉर्चुनिटीज टू स्पेंड मनी यू नो एवरीवेयर। सो आई थिंक यूज डेट वाइजली। क्रेडिट कार्ड्स के बारे में नीरज ऑब्वियसली कैन स्पीक बेटर, बिकॉज मैंने उनके बहुत पॉडकास्ट देखे भी है जहाँ पे उन्होंने गाड़ी भी जाके उठा ली थी क्रेडिट कार्ड से। मैंने आई थिंक 3-4 गाड़ियां ली मैंने, और जब भी मैंने ली हैं वो क्रेडिट कार्ड से मैंने जरूर उसमें जितना मैक्सिमम पेमेंट हो सकता था उतना मैक्सिमम पेमेंट किया है। तो वो मेरा डोमेन, वो जैसे नमिता कहती है ना कि दिस इज नॉट माय एक्सपर्टीज सो आई एम आउट, तो वो वाला मेरा डोमेन नहीं है। आई होल्ड 2-3 क्रेडिट कार्ड्स एंड डोंट इवन देयर आर क्रेडिट कार्ड्स। अभी मैं देखो एक क्रेडिट कार्ड तो पक्का दिलवाने वाला हूँ, दोनों गई। देयर आर क्रेडिट कार्ड्स जिसपे आप टैक्स पेमेंट पे अर्न कर रहे हो। और आई थिंक हम लोग इतना सफर करते हैं टैक्स की वजह से, इतना टैक्स देते हैं हम लोग, तो इफ देयर इज एन अपॉर्चुनिटी व्हाई नॉट। एंड अगेन पता है क्या है कि मैं भी ओवर ऑप्टिमाइज नहीं करता हूँ कि इस पे इतना मिल रहा है, इस पे इतना मिल रहा है। मैं मेनली, मेरे पास एक टैक्स पेमेंट का क्रेडिट कार्ड हो गया, एक मेरे पास हाई स्पेंड्स का क्रेडिट कार्ड हो गया कि ठीक है भाई इतना मुझे चाहिए बस, दैट्स इट। वो 2 क्रेडिट कार्ड चलते हैं। तो गाड़ी हाई स्पेंड्स वाले क्रेडिट कार्ड, गाड़ी ऑब्वियसली हाई स्पेंड HDF Infinia। नहीं वो है एक्सिस का मैग्नस बर्गंडी आता है। We are not giving any advice। आई टेल Let यू me tell इसमें you। चैलेंजेस कहाँ आती है? वो इतनी आसानी से मिलेगा भी नहीं। नहीं वो भी है, और 6 महीने में उन्होंने रूल बदल दिया। आपने इतनी मेहनत करके लिया, क्योंकि बहुत सारे क्रेडिट कार्ड को बहुत मेहनत करके आपका वो सब होने के बाद ही बाय इनवाइट होता है, आपको सोर्स लगा के लेना पड़ता है, और आपने लिया और 6 महीने बाद पता चला उन्होंने टर्म्स। ये मैग्नस के साथ हुआ है। मैं मैग्नस बता रहे थे, मैं मैग्नस का बहुत साल से था। टेक्निकली बोलते डीवैल्यूएशन हो गई। डीवैल्यूएशन हो गई। तो मैं बोला यार अब मेरे पास ना इतना टाइम है, मैं मेरी जो कोर कॉम्पिटेंसी है, जो लोगों से मिलना, जिसके लिए मुझे अच्छे पैसे मिलते हैं, मैं उसमें 2 लाख बनाऊं रादर देन मैं 15,000 करने के हिसाब से। तो मेरे भाई को शौक है, मतलब तेरे को जो करना है, मैं नहीं उसमें घुसने वाला। तो बस ये है, लेवरेज, यूज इट वाइजली एज पर रूल्स। मैं डेट के बारे में अगर बताऊं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वन डेट जो मुझे सही लगता है आज की डेट में, गजेंद्र भाई थोड़ा सा इससे डिफर कर जाते हैं, होम लोन। राइट, अगेन पॉइंट ना आपको हर बार ही समझना पड़ेगा। आई थिंक पॉडकास्ट की स्टार्टिंग से हमने कई बार ये बात बोल दी कि
आपको हदें ध्यान रखनी है, लिमिट्स ध्यान रखनी है. एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, राइट. घर लेना ना लेना बहुत पर्सनल डिसीजन होता है, एंड मैंने भी बहुत लेट लिया अपनी लाइफ में, राइट. बहुत सोच समझ के लिया है. वो एक लोन मुझे ऐसा लगता है जिसको आप ना यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वहाँ आपको बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जाता है. एक दूसरा लोन जो मुझे समझ आता है, अगेन बिजनेस के लिए भी लोन डेफिनेटली आप यूज़ कर सकते हो, अगेन विद इन लिमिट्स. आपको अपनी कैपेबिलिटी पे विश्वास रखना है कि आप इसको रीपे कर पाओगे. अगर कल को फिर से एकदम एक्सट्रीम सर्कमस्टांस में जाता है, कोविड आ गया और आपका रेवेन्यू अगर रुक जाता है, तो व्हाट विल हैपन. उस केस में उसको कैसे डील करने वाले, वो आपको सारी कंटिजेंसी तैयार करनी चाहिए. लोग लॉटरी खेलने के लिए लोन ले लेते हैं, राइट, बैटिंग के लिए लोन ले लेते हैं. ड्रीम 11 अब तो खैर एटलीस्ट ऑफिशियली तो बंद हो चुका है. क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए, मतलब आप ऐसी चीज़ों के लिए बिल्कुल लोन ना लें जिससे आपकी कोई वैल्यू क्रिएट नहीं हो रही है. अदरवाइज लोन एक सही चीज़ है कि उसको जुडिशियसली यूज़ किया जाए. हर चीज़ में ना मैं आपको यही बोलता नजर आऊँगा कि जुडिशियसली उसको यूज़ करना है. So I agree. See, you just need to know the benefits. मैं जैसे आज घर नहीं है, मैं हमेशा, मैंने भी कई बार पॉडकास्ट में बोला है कि जिस दिन 100 करोड़ भी बन जाएंगे ना, मान लीजिए उस दिन घर लेना है, सपोज फैमिली बोलते हैं अब तो ले लो, चलो तो ले लेंगे, ऐसा नहीं हो. मेरा एक कंडीशन है, जो भी घर लेना है बेस्ट घर लेना है, मतलब इट शुड बी ड्रीम हाउस, चाहे कितने ही पैसे लगे. और एक लेवल के बाद इतने पैसे बना लो कि आपको पैसों के लिए फ़र्क नहीं पड़ता है. यू डोंट गो ऑन द टेबल एंड नेगोशिएट, यू जस्ट से दिस इज़ माई प्राइस. आपको पता है कि नहीं, अमिताभ बच्चन की कौन सी मूवी थी जिसमें वो एक बायर के साथ डीलिंग करता है, चेक दे देता है, डील हो जाती है, तो वो जो सेलर होता है ना बोलता है सेठ बुरा मत मानना, आपको एक बात कहूँ, आपको धंधा नहीं करना आता है. अमिताभ बच्चन को बोलता है आपने ये घर बहुत महंगे में ख़रीदा है, अगर आप मुझसे 10% कम मांगते ना तो मैं आपको 10% कम दे देता, लेकिन आपने मांगा नहीं. तो बोलता है सेठ मुझे लगता है धंधा आपको नहीं करना आता है, अगर आपने ये 10% मुझसे और मांगा होता ना तो मैं आपको दे देता, क्योंकि इस घर की नींव में मेरी माँ ने ईंटें उठा के रखी थी, दीवार, राइट. तो आपको पता नहीं ये घर मेरे लिए कितना इमोशनल और मेरे लिए कितना वैल्यू है इसमें. ब्यूटीफुली एक्सप्लेन. सो आई सेड कि जब आप इतने पैसे बना रहे हो कि देन यू डोंट गो एंड सिट ऑन द नेगोशिएशन टेबल. आपको घर पसंद आ गया, जो भी अमाउंट का आपने ले लिया, एंड मेहनत उसके हिसाब से करो कि आप इतना ना बन जाओ. तो देन तो मैं अगर, बट बीइंग मारवाड़ी, उस दिन भी अगर लूँ, जो भी वैल्यू हो घर का, खुद के पैसों से नहीं लेना है. बैंक आपको फ्री में बैठे बैठे लोन दे रही है 7% पे होम लोन, मेरा पैसा 15% पे कंपाउंडिंग कर रहा है, मैं क्यों तोड़ूँ उसको. समझदारी नहीं है. मैं चुका सकता हूँ लेकिन नहीं चुकाना जब फ्री में मिल रहा है. तो दैट इज द स्मार्टनेस ऑफ लोन. एग्जैक्टली, दैट इज कैलकुलेटिव डिसीजन. इसमें भी पता है क्या है कि एक लाइन में बोलता हूँ, उसमें सब कुछ सम अप करने की कोशिश करता हूँ. पर्सनल फाइनेंस इज मोर पर्सनल एंड लेस फाइनेंस. तो अब ये जो बता रहे हैं कि मैं नहीं चुकाऊंगा, मैंने होम लोन लिया, मैंने जल्दी उतार दिया, ये सब कुछ बड़ा ना पर्सनल है. Sorry, and why? You want to talk 5 minutes on that? को बता देता हूँ. मैंने होम लोन लिया, अपना घर मैंने खरीदा, मैंने 2 अपार्टमेंट्स लिए, एक ऑफिस बनाया, एक अपना घर बनाया, और काफ़ी हैवी लोन था. मैंने 2 साल के अंदर उसको पूरा ख़त्म कर दिया. शुरू के कुछ समय तो मैं EMIs देता रहा, फिर मुझे लगा कि मुझे अपने सर पे बर्डन नहीं चाहिए. आई हैव लिक्विड कैश. देखिए छुट्टी करो ना यार, मेरे को नहीं देखना है कि भाई 15 साल लोन चल रहा है और मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे घर वालों पे कुछ बात आ रही है. It might have made more sense financially for you to keep doing the EMI. You decided to pay it off because you felt this, you'd be happier with it. Everyone here is having different experiences, different background, different knowledge and different feelings about money and happiness, right? तो मेरे लिए ये बड़ी हैप्पीनेस है. आई एम कंप्लीटली डेट फ्री. 1 रुपए का मेरे ऊपर आज की डेट में उधार नहीं है किसी का भी, राइट. क्रेडिट कार्ड को मैं उधार समझता नहीं हूँ. क्यों नहीं समझता हूँ, उसके पीछे भी लॉजिक है. आई हैव द फंड्स. क्रेडिट कार्ड बस मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि मुझे उस पर रिटर्न मिल रहा है, दैट्स इट. अदरवाइज मैं शायद यूज ना करूँ उसको बिल्कुल भी, राइट. मुझे जहाँ पे, बहुत सिंपल बात बोल रहा हूँ, मुझे जहाँ पे क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, मैं वहाँ पे क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करता हूँ. इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट. तो फाइनेंस ना, इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग, वेरी पर्सनल थिंग. किसी को शायद लोन लेके लंबा चलाने में अच्छा लगे, किसी को लगता है यार लोन लिया है मेरे सर पे क्यों खड़ा है भाई, मैं तो उतार के अपना छुट्टी करता हूँ. मेरे फादर ने मुझे बोला कि भाई क्यों उतार रहा है, आराम से EMI चल तो रही है 15 साल 20 साल. पेरेंट्स उल्टा बोलते हैं, सबके पेरेंट्स बोलते हैं पहले लोन उतार, और आपके पेरेंट्स ने मना किया एंड ही इज ऑन द अदर साइड बिकॉज अगेन सी इट्स पर्सनल, इट्स कंप्लीटली पर्सनल एंड देयर इज नथिंग राइट रॉन्ग. सी फाइनली जहाँ आपको शांति मिलती है ना वो काम करो. एग्जैक्टली. पीस ऑफ माइंड. मुझे तो हमारा तो वही बाल वाली जो मैं बात बता रहा था ना, वो बेंचमार्क है मेरा. मुझे अगर किसी दिन मुझे सोते हुए कोई ख्याल आ गया और उसने मुझे डिस्टर्ब कर दिया और मेरी 2-3 घंटे की नींद गई, मेरे लिए वो बड़ा पेनफुल होने वाला है. तो आई ऑलवेज ट्राई कि मैं जो भी करूं मेरी पीसफुल, मेरे को जो है वो नींद आनी चाहिए. एक पिछले हफ्ते मेरा एक कॉन्वर्सेशन था, एक बिजनेस ओनर, 5 करोड़ का लोन है उन पे, 4 करोड़ का लोन बैंक के साथ अब बिजनेस कर रहे हैं जहाँ पे 9% का इंटरेस्ट रेट है, और 1 करोड़ का लोन पर्सनल लोन लिया हुआ है जहाँ पे 17% का इंटरेस्ट रेट है. और वो भाई साहब के पास 1.5-2 करोड़ रुपया पड़ा है, उनको वो इन्वेस्ट करना है.
तो मैंने बोला सर हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, पहले आप 1 करोड़ वाला जो लोन है जो 17% है उसको आप खत्म करो, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको 17% कंसिस्टेंटली गारंटी नहीं दे सकता है, राइट। इसको आप उतार दो, फिर जो बचेंगे तो आपके पास चॉइस है, वो 4 करोड़ वाला लोन 9% लग रहा है उसको कम करो या फिर इन्वेस्ट करो। वो इन्वेस्ट करने के लिए क्यों मैं राजी हूँ, क्योंकि वो बिजनेस लोन है, तो 9% दे रहे हो, टैक्स में आपको इंटरेस्ट एडजस्ट हो जाता है, It's making sense for you. It's 6.5% कॉस्ट ऑफ लोन हो गया। एज लॉन्ग एज योर इन्वेस्टमेंट्स कैन अर्न मोर देन 6.5%, तो फिर वो सही है। बट ही वॉज आफ्टर मी कि नहीं आप इन्वेस्टमेंट तो चालू कर ही दो, लोन में चुका दूंगा। बोला नहीं, आप पहले 1 करोड़ का, जो मुझे नींद नहीं आ रही है, ये 17% देख के मुझे नींद नहीं आ रही है, तो आप ये खत्म कर दो, उसके बाद मैं चालू कर देता हूँ। तो यू नीड टू बी जुडिशियस कि कौन सा लोन इज मेकिंग फाइनेंशियल सेंस, कौन सा लोन से आप बाद में इनकम बना सकते हो। माइट बी एन एक्सपेंस टुडे, माइट बी अ बर्डन टुडे, एजुकेशन लोन माइट बी अ बर्डन टुडे। आईएसबी में आपको एडमिशन मिला, बकायदा जाके एजुकेशन लोन लीजिए अगर आप करनी है। ultimately it will help you. सी लॉट ऑफ पेरेंट्स संजय भाई टुडे जो अपने बच्चों को जस्ट एक अच्छी फैंसी एमबीए कराने के लिए लोन लेते हैं, और एक एमबीए आजकल 30-30 लाख 40-40 लाख इंडिया में हो गया। अब्रॉड भेजना है बच्चों को, उसके बाद 2.5 लाख की नौकरी नहीं है, कुछ भी नहीं, नौकरी नहीं है। 2.5 लाख तो दूर की बात है, जस्ट फॉरेन, क्योंकि उसके बच्चों, वो जो बेटे उसके दोस्त चले गए, शर्मा जी का लड़का चला गया, अब वो कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहा है, उसका कोई नाम कुछ पता नहीं है, वहां जाके स्ट्रगल भी कर रहा है। स्ट्रगल भी कर रहा है, फिर वो मैकडॉनल्ड्स में नौकरी भी करेगा उसको करने के लिए, और पिताजी ने यहाँ लोन लिया, घर गिरवी दे। पॉइंट वही है ना कि आपने बड़े जुडिशियसली सोचना है कि इसका आप करने क्या वाले हैं। हाँ, अगर आप ढंग से इनिशियल वो बोलते हैं ना कि आप द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन द फील्ड, वो वाली बात है। आप अभी पहले जितना रिसर्च कर लेंगे लोन लेने से पहले कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है, क्या होने वाला है, वो आपको ध्यान में रखना है। लोग एक और बहुत बड़ी गलती करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। हम जब स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं, स्पेसिफिकली जब मैं म्यूचुअल फंड के बारे में बात करता हूँ, लोग बोलते हैं लोन लेके इन्वेस्ट कर दें। तो मुझे ना चीज़ें बिल्कुल समझ ही नहीं आती हैं कि लोन लेके इन्वेस्ट कर दें। और आज की डेट में सबसे आसानी से कोई चीज़ अवेलेबल है वो लोन है, वो सबसे आसानी से अवेलेबल है, राइट। आपको जिसको जितना लोन चाहिए, मोबाइल में 4 ऐप डाउनलोड करो, सब आपको लोन देने को तैयार हो जाएंगे। फिर आपको परेशान कितना करने वाले वो एक डिफरेंट इशू है। लेना बहुत ईजी है। फिर Now let's get into this whole part of investing in the markets, right? And just, a little bit from each of you. How much do you think the markets are managed? क्या आपको insider information चाहिए to make actual extra normal returns from the market? क्या एक retail investor एक सब्सटैंशियल रिटर्न क्रिएट कर सकता है अपने लिए बाय इन्वेस्टिंग इन द मार्केट विदाउट हैविंग टू मच, इज दिस मार्केट बीइंग मैनेज्ड इज माय क्वेश्चन। सी, मैं एक बात बोल सकता हूँ, विद द राइट नॉलेज बिल्कुल कर सकता है, राइट। बेस नॉलेज नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। लोग क्या करते हैं, अभी हम बोरोड मनी की बात कर रहे थे ना, पीपल इन्वेस्ट इन मार्केट विद बोरोड कन्विक्शन एज वेल। जब आप किसी और का थॉट प्रोसेस बोरो करते हो और आप इन्वेस्ट करते हो तो आप लूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको 4 शेयर्स के नाम बोले, आपने मुझसे टिप्स लेके इन्वेस्ट कर दिया, राइट, विदाउट थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, आपके पास इमरजेंसी फंड है कि नहीं, आपके फाइनेंस क्या है, राइट। अब होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। वो स्टॉक अगर 20% ऊपर चला गया ना, आप बेच दोगे उसको, बेच दोगे आप उसको, क्योंकि आपको लगेगा 20% कमा ली मैंने, और वहाँ से वो 2000% भी ऊपर जा सकता था। अगर वो 20% नीचे आ गया तो भी बेच दोगे उसको, क्योंकि आपकी कन्विक्शन ही नहीं थी। तो विद द राइट नॉलेज, जब नॉलेज आएगी, नॉलेज के बाद आपके पास कन्विक्शन आती है। विद द राइट नॉलेज प्लस कन्विक्शन एक आम व्यक्ति आराम से मार्केट में पैसा बना सकता है। और अगर आपको कोई बोल रहा है मार्केट्स मैनिपुलेटेड नहीं है, सिस्टम रिग्ड नहीं है, तो ये गलत है। इंडिया में क्या, पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा सिस्टम नहीं जो रिग्ड नहीं है। हर जगह पे प्रॉब्लम है, हर जगह पे प्रॉब्लम। So the markets are manipulative, the markets are being rigged. हमें पता भी नहीं क्या-क्या हो रहा होगा। So we don't. We'll only come to know in hindsight. बट अब हर्षद मेहता स्कैम से लेके उसके बाद जितने भी स्कैम्स अभी हुए, अभी आपको रिसेंटली यस विद जेन स्ट्रीट आप देखिए, राइट, क्वांट म्यूचुअल फंड हो गया, कितने ही आपको हम ऐसे केसेस दिखा देंगे। कोई भी सिस्टम में बैड एप्पल्स हमेशा होते हैं, राइट, बट बाय एंड लार्ज सिस्टम इज फेयर बाय एंड लार्ज। अगर आप इनसाइडर इन्फॉर्मेशन में घुस रहे हो, दैट्स इलीगल एंड वी शुड, नन ऑफ अस शुड बी डूइंग, राइट। आप शायद शॉर्ट टर्म में पैसा बना लोगे बट एक दिन फंसोगे। वो एक्सिस म्यूचुअल फंड वाला जो केस है, एक दिन फंसा और हमेशा के लिए खराब हो जाता है। तो इनसाइड इन्फॉर्मेशन इज इलीगल। बट सी, पहले के टाइम पे, बहुत पहले ज़माना था जहाँ पे इन्फॉर्मेशन एज था आपके पास। आप बॉम्बे में रहते थे, आपके पास प्राइस आज ही आ जाते थे। मैं आसाम में रहता था, 3 दिन बाद न्यूज़पेपर में आते थे तो पता चलता था, तो उससे लोग पैसा बनाते थे। फिर उसके बाद आया एनालिटिकल एज, इन्फॉर्मेशन सबके पास है बट कौन कितना जल्दी एनालिसिस कर सकता है, वो एज थी। बट अब तो क्या है, चैट जीपीटी आ गया, सब आ गया, आपको एनालिसिस भी 2 मिनट में करके दे देगा कि किसका पी रेशियो क्या है, कैसा है। वो भी एज नहीं रहा। नाउ द ओनली एज दैट हैज बिकम इज बिहेवियरल एज, डिसिप्लिन इज द न्यू एज। इट इज द न्यू एज। आप कितना टिक सकते हो आज। और मार्केट्स में 2 बड़ी चीज़ें, फोमो और रिग्रेट।
आज गोल्ड भाग गया 1 साल में, सिल्वर, मेरे पास 0 गोल्ड है और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, राइट? एंड स्टॉक मार्केट ना एक्चुअली में इन्वेस्टिंग इज ऑलवेज अ रिग्रेट गेम। इट्स अ रिग्रेट गेम। जिसके पास नहीं है वो ये रिग्रेट कर रहा है कि नहीं है, जिसके पास है वो ये सोच रहा है और होता तो अच्छा होता, और यही अगर प्राइस गिर जाएंगे सोचेंगे इतना क्यों लिया था, पहले बेच के निकल जाता। तो रिग्रेट तो आए, और ये एक्चुअली में मुझे ऐसा लगता है 99% ऑफ बिहेवियर का गेम रह गया है, राइट? और सिंप्लिसिटी का गेम रह गया है। जो अपने बिहेवियर को मैनेज कर सकता है और सिंप्लीफाई कर सकता है अपने इन्वेस्टिंग को, वो रिटर्न बनाएगा ही बनाएगा। आप कोई भी मुझे बेस्ट टू बेस्ट तो छोड़ देते हैं, वर्स्ट टू वर्स्ट म्यूचुअल फंड पकड़ लीजिए, वर्स्ट टू वर्स्ट जो आपको लगता हो ना, बिल्कुल आप एक कैटेगरी निकाल के उसका लोएस्ट वाला म्यूचुअल फंड पकड़ लीजिए, वो भी एफडीज को बीट कर रहा होगा। एक चीज में इसमें और ऐड कर देता हूँ, आजकल आप देखोगे तो सोशल मीडिया पे एक नया नैरेटिव चल रहा है, SIP स्कैम है, म्यूचुअल फंड स्कैम है, म्यूचुअल फंड इज द न्यू LIC। I was just going to go there. मैं आपको Is बता there a mutual fund bubble that is now being created? शो, वो चार्ली मंगर बोलते हैं, शो मी द इंसेंटिव एंड आई विल टेल यू व्हाई दे आर डूइंग इट। तो आप ये समझ लीजिए कि हर किसी के पास ना कोई इंसेंटिव है कुछ ना कुछ बोलने का, राइट? इवन शायद हमारे पास भी हो, राइट? हम कोई भी ये नहीं बोल सकता कि हम भाई बिल्कुल एकदम दूध के धुले हुए हैं, राइट? सबके पास कोई ना कोई इंसेंटिव है बोलने के लिए। बट मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि हम इस इंटेंशन से नहीं बोल रहे कि हम सामने वाले का नुकसान कर रहे हैं, लेकिन जो ये बात बोल रहे हैं कि म्यूचुअल फंड स्कैम है, फिर वो म्यूचुअल फंड को समझते नहीं है। जिसको लगता है म्यूचुअल फंड बबल बन रहा है, वो भी म्यूचुअल फंड को समझते नहीं है, वो इक्विटी को एज अ एसेट क्लास नहीं समझते। मैं स्पेसिफिकली इक्विटी की बात कर रहा हूँ क्योंकि म्यूचुअल फंड और भी एसेट क्लास में हो सकते हैं। तो जो इक्विटी को समझता है ना, आप सोच के देखिए, आपको इस टेबल पे बैठे बैठे मोबाइल से 2 क्लिक करके आप इंडिया की टॉप 50 कंपनी से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। अब मैं तो ये बोलता हूँ कि जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज रिटर्न्स दे रही हैं, वो हर भारतीय का जन्मसिद्ध अधिकार है। आप टॉप 50 कंपनीज के जब नाम देखेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पे बैठा कोई भी व्यक्ति उसके प्रोडक्ट्स यूज ना कर रहा हो। अगर उनके प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, हम उनका रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं, हम उनके प्रॉफिट्स बढ़ा रहे हैं, और इक्विटी गिव्स यू चांस टू पार्टिसिपेट इन देयर प्रॉफिट्स। तो आप एक सिंपल इंडेक्स फंड भी खरीद के आप उनके प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इससे ज्यादा ब्लेस्ड और ब्यूटीफुल चीज क्या हो सकती है? डेमोक्रेटाइज चीज क्या हो सकती है? आपको इतनी पावर मिल गई है आज की डेट में, बस ये कुछ लोगों शायद देखा नहीं जा रहा है कि एक आम आदमी के पास भी इतनी पावर हो गई है, राइट? कि वो बैठे बैठे जो है वो इंडिया की टॉप कंपनी, इंडिया ही क्या, आप Nasdaq 100 का ETF लेते हो, उसमें आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत है। कॉस्ट भी बहुत लो है, इंडेक्स फंड जो होते हैं कॉस्ट देखो, और सिंपल भी है, खुद से कर सकते मैंने हो। उसका नाम रखा है सुंदर सुशील टिकाऊ। इंडेक्स फंड्स का यही नाम है। तो आप वो भी, अगर आप वो भी करते हो तो यू बीट 95% ऑफ योर अदर पीपल इन द सिस्टम। आप शिद्दत से 15 साल वो भी चला लेते हो। So very simply, you can just take your money, park it in index fund or a simple mutual fund, and there is no bubble and नो वे। बबल किस बात का है? वो तो डाली पे, और दे आर रिपोर्टिंग टू एवरी मंथ। वॉरेन बफेट से पूछा जाता है कि नेक्स्ट जनरेशन क्या करेगी, तो वो हमेशा बोलते हैं अच्छा ही करेगी। अब देखो ना, हम हमारे पास, मुझे याद है मेरे फादर ने पहली कार ली थी मारुति 800, वो भी सेकंड हैंड, राइट? हम उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनसे कार वाइज में बता रहा हूँ अच्छा ही कर रहे हैं, राइट? हमारी आने वाली जनरेशन शायद हो सकता है कोई भाई फ्लाइंग ड्रोन वगैरह खरीदे, and hopefully करेंगे, उससे better ही करेंगे from जो ये जो बेटर ही करेंगे, दिस शोज के आपकी कंट्री प्रोग्रेस ही करेगी, राइट? अब इसमें ना बहुत सारी नुआंस्ड बातें हैं, मुझे नहीं पता इतनी टेक्निकल जाना चाहिए कि नहीं। अभी यहाँ पे एक कमेंट में वॉरियर उठ के आएगा कि जापान का इंडेक्स देखो, वो इतने सालों तक ऐसे ही पड़ा, फिर आप ये भी देखो कि उससे पहले कितना चला था, राइट? फिर आप वो भी देखो कि हम जापान से अलग हैं, राइट? और फिर आप ये भी देखो कि आपको सिर्फ इंडेक्स फंड में नहीं, थोड़ा सा एजुकेट अपने आप को करके शायद फिर एक्टिव म्यूचुअल फंड की तरफ भी जाना चाहिए। Okay, so if I had to start this, I mean, if you had to say, and I'll go one by one, is what are the first 5 questions you should ask for someone starting their financial journey? क्या 5 चीजें पूछनी चाहिए? देख इसको, जस्ट टू क्लैरिफाई, इन्वेस्टमेंट तो मैं तो इसको बोलता हूँ बहुत सिंपल रखो, गूगल मैप की तरह। करंट लोकेशन, डिजायर्ड लोकेशन, रूट, सिंपल। मोड ऑफ व्हीकल, हाँ, एंड मोड ऑफ व्हीकल, बिल्कुल। सो करंट लोकेशन इज वेयर यू आर, और ये स्टार्ट होता है आपकी बजटिंग से। आपके पास कितना इनकम आ रहा है, कितना एक्सपेंस जा रहा है, कितना आपका क्या कहते हैं नेटवर्थ क्या है, आपके पास एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, करंटली आप कहाँ हो, ठीक है? ये हो गया मैं हूँ कहाँ, अब जाना कहाँ है। तो जाना कहाँ इज योर गोल्स ऑफ लाइफ, एंड गोल्स आर मेजर इवेंट्स ऑफ लाइफ। इट कुड बी मैरिज, एजुकेशन, इट कुड बी रिटायरमेंट, इट कुड बी एनी ऑफ दोज गोल्स, 7-8 बिग गोल्स ऑफ लाइफ। एंड जब जाना कैसे है, कैसे जाऊंगा, बस दैट्स इट। अब वो कैसे जाऊंगा इज अ पोर्टफोलियो, ठीक है? अब आप शॉर्ट टर्म गोल्स की बात करोगे तो पोर्टफोलियो विल बी लेस इक्विटी ड्रिवन, ठीक है? लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करोगे, पोर्टफोलियो विल बी मोर इक्विटी ड्रिवन। अब आपको दाल में तड़का ज्यादा पसंद है तो आपके रिस्की फंड्स आएंगे, आपको ब्लैंड दाल पसंद है तो उस हिसाब से फंड्स आएंगे। तो इट इज
as he rightly said, it's more personal than finance, you know, and sir भी ये बोलते हैं अपने हर podcast में, it's more personal than finance. तो आपके हिसाब से ही जो है वो थाली सजेगी. जैसे आप अपना खाना खुद सिलेक्ट करते हो कि भाई मेरे को तीखा खाना है. बुफे में आप जाते हो तो आप जाके सिलेक्ट करते हो. Choose करें. Right. Beautiful. As simple as your normal daily activity कि मैं हूँ कहाँ, मुझे जाना कहाँ है और मैं कैसे जाऊँगा. Ideally, I think your first steps should not be taken by yourself. नहीं तो क्लासिक क्या होता है कि पिछले क्वार्टर में कौन से म्यूचुअल फंड ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया. That's exactly what I'm, because you know जो आप बोल रहे हैं, right? हाँ वैसे जंगल बन जाता है फिर आपका. Going for the dopamine hits, right? वो वाला मैनेजर अच्छा है, वो फंड अच्छा है, चलो उस पे जाते हैं versus this. अगेन ये एक नैरेटिव है कि खुद ही कर लेना चाहिए सब कुछ. देखिए, किसी के पास समय है और रिसर्च करने वाली कैपेबिलिटीज, नॉलेज है और वो रिसर्च करने की इच्छा भी है, राइट. मैं डायरेक्ट स्टॉक्स में नहीं जाता. क्यों नहीं जाता? मेरे अंदर वो इच्छा ही नहीं है. मैं कर सकता हूँ, आई नो बैलेंस शीट कैसे रीड करनी है, P&L कैसे रीड करना है, राइट. एक टाइम में मैंने किया भी हुआ है, राइट. बट उसका मुझे लगता है कि यार इट्स नॉट वर्थ इट. तो आपको पहले समझना पड़ेगा, अपने आप को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगेन सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस का एक कॉन्सेप्ट होता है इन्वेस्टिंग के अंदर, जो वॉरेन बफे ने समझाया कि आपको पता होना चाहिए आपको क्या आता है और आपको ये भी पता होना चाहिए आपको क्या नहीं आता है, राइट. एक बोलते हैं ना कि एक क्लेवर व्यक्ति जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, एक वाइज व्यक्ति जो प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर देता है, राइट. तो आप प्रॉब्लम्स को अवॉइड कैसे कर सकते हैं? बाय नोइंग योर सेल्फ, बाय नोइंग योर स्ट्रेंथ वीकनेस, कि भाई मेरी ये स्ट्रेंथ है, मेरी ये वीकनेस है. एक IT प्रोफेशनल है, ये जो बात मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे मन में इस समय हज़ारों वो क्वेश्चंस आ रहे हैं जो मेरे पास पूछे जाते हैं बार बार. वो खुद ही लगा हुआ है, वो खुद ही डे ट्रेड भी करके देख रहा है, म्यूचुअल फंड भी करके देख रहा है, और उससे हो क्या रहा है? उससे डबल इम्पैक्ट आ रहा है. उसकी जॉब सफ़र कर रही है, उसकी सैलरी सफ़र कर रही है, उसका समय. मैं आपको रियल लाइफ अपने फैमिली से उठा के एक एग्जांपल दे रहा हूँ. वन ऑफ माय रिलेटिव IT प्रोफेशनल, कोविड के टाइम पे चस्का लग गया भाई, ट्रेडिंग से पैसे कमाने हैं, राइट. और लगे हुए ट्रेडिंग से पैसे कमाने के लिए. एक दिन मेरे साथ बैठे, मैंने उनका P&L खोला, पूरे साल में जीरो और जीरो. अच्छी बात है. मैं कहता हूँ मैं उसमें बड़ा खुश हुआ. और जीरो के बाद फिर मैंने उसको बोला अब बताओ टाइम कितना दिया आपने. देन ही रियलाइज कि यार मैं तो एक 2 घंटा यही काम कर रहा था. इससे बढ़िया मैं कोई नई चीज सीखता, जॉब पे जाता और जॉब में और ज्यादा वैल्यू ऐड कर लेता उस समय बैठ के, तो शायद मेरे 2-3 प्रमोशंस हो गए होते अच्छे, राइट. अब आप इस बात को समझिए कि यहीं पे मैं तो हमेशा बोलता हूँ, आप अपने आसपास देखिए ना. हमें अपना ब्लेजर तक ड्राई क्लीन कराना तो हम ड्राई क्लीनर वाले को देते हैं, खुद ही शुरू हो जाते हैं केमिकल्स लेके, हम देते हैं किसी को, राइट. क्योंकि मैं पता है हमसे बेहतर कर सकते. देखिए मैं तो सिंपल कहता हूँ, अगर बिना एडवाइजर के काम चल रहा था तो 90% लोग लॉस क्यों कर रहे हैं? करेक्ट. सिंपल है. अगर बिना एडवाइजर के काम चल ही रहा था तो 90% पीपल मेकिंग लॉसेस, बिकॉज पीपल एडवाइजर्स, यू आर नॉट ओनली रिक्वायरिंग एडवाइजर्स और हेल्प और मेंटरशिप जस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग फंड्स, बट टू स्टे थ्रू द बैड टाइम्स. 10% गिरने तो दो मार्केट को, 20% में फिर वो गिरगिट के रंग जो बदलेंगे उस दिन पता चलेगा. अच्छे एडवाइजर की ज़रूरत कब पड़ती है आपको बताता हूँ. नॉट इन द नॉर्मल टाइम्स. लास्ट 5 साल में शायद बहुत सारे इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं चला कि एडवाइजर की ज़रूरत होती भी है क्या. एक अच्छे एडवाइजर की ज़रूरत होती है एकदम बेस्ट ऑफ द टाइम्स में और एकदम वर्स्ट ऑफ द टाइम्स में. आज बेस्ट ऑफ द टाइम में सारे लोग गोल्ड में घुस रहे हैं. आज आप कल का इकोनॉमिक टाइम्स, यू नो, पीपल आर बाइंग सॉवरेन गोल्ड फंड्स एट प्रीमियम प्राइसेस. होड़ लगी है, राइट. तो बेस्ट ऑफ द टाइम में फोमो आ जाता है और वर्स्ट ऑफ द टाइम में रिग्रेट आता है कि अरे ये क्या है, सब खत्म हो गया. ये 2 सैचुरेशन पॉइंट्स पे आपको एक अच्छे सलाहकार की जरूरत होती है को मैनेज करें. इस पे ना लेट्स अगेन टॉक अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन, यू नो, कि कितना इम्पॉर्टेंट है. एंड यू नो न्यू ईयर्स आता है, आप न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन बना लेते हैं, दे नेवर लास्ट. व्हाट इज अ फुल प्रूफ वे फॉर यू संजय जी टू क्रिएट डिसिप्लिन व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग? आई थिंक डिसिप्लिन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल सिंपल है. गोल पता होना चाहिए, उतने उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए. वो भगवत गीता का एक बहुत सुंदर श्लोक है, अज्ञानाचा श्रद्धानाचा संशयात्मा विनश्यति ना या लोको अस्ति परो ना सुखम संशयात्मा. मतलब जिसको ज्ञान नहीं है और जिसको श्रद्धा नहीं है, जिसको नॉलेज नहीं है और जिसको कन्विक्शन नहीं है, ऐसी संशय आत्मा का विनाश होना तय है. ठीक है. तो जो डाउटिंग सोल है उसका विनाश होना तय है. ना या लोको अस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मा, मतलब ना ही इस फंड में, ना दूसरे म्यूचुअल फंड में, ना ही गोल्ड में, ना सिल्वर में, कहीं उसको सुख प्राप्ति नहीं होगी. So very simple, you have to build knowledge and then you have to build conviction. Conviction कैसे आता है? जब आप बैक टेस्ट करते हो, आप देखते हो पिछले 25 साल में क्या हुआ, 30 साल में क्या हुआ. आप देखते हो HDFC फ्लेक्सी कैप 1 जनवरी 1995 को 10 रुपए में लॉन्च हुआ था, आज 2200 रुपए का चल रहा है. एक मिड कैप फंड है जिसकी अभी कल न्यूज आई है, उसको भी 30 साल पूरे हो गए, उसने भी 19.5% CAGR दिया है. तो आप देखते हो यार, हाँ हिस्टोरिकली मिला है. ठीक है, अब 19.5 नहीं मिलेगा, 15 मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा, उसमें मेरा 12 मिल जाएगा, उसमें मेरा काम चलता है क्या? हाँ चलता है. So that gives me conviction to stick on this path. One last topic that I want to pick up is this idea of, you know, we get emotionally attached to investing. जैसे मैं बात करना चाहूँगी गोल्ड की.
gold and silver or even say AI companies today, उसमें ना एक इमोशनल आपका ट्रिगर है कि यार गोल्ड रखना चाहिए नहीं रहना चाहिए. What is a good indicator to buy this without being affected by hype basically? So मैं for the longest time I was a non-believer of gold. The only thing now in the last few years I've realized कि investing का जो number one rule है wealth बनाने का, which simple rule is investing 101, buy low sell high. Any asset class for that matter, whether it is crypto, घर, bonds, कुछ भी ले लो, buy low sell high. So now I've realized कि now my playground is everything. जो चीज़ मुझे सस्ते में मिली है, जो अभी फेवरेबल नहीं है, कॉन्ट्रेरियन है, जो अनपॉपुलर ओपिनियन है, गो फॉर दैट. ओके. और जब जिसमें बाद में पॉपुलर ओपिनियन आ जाए, और वो आएगा बिकॉज एवरीथिंग इज सिक्लिकल, तो गेट आउट ऑफ दैट. राइट. तो आज की डेट में तो बाय दैट इंडिकेटर गोल्ड एंड सिल्वर आर कंप्लीट नो फॉर मी. मेरे पास एक साल में भी नहीं था, मुझे एक साल पहले भी एक्सपेंसिव लग रहा था, 3 साल पहले भी एक्सपेंसिव लग रहा था, बिकॉज आई सी द चार्ट्स एंड एवरीथिंग एंड आई फेल्ट कि इट वाज एक्सपेंसिव. तो नहीं लिया, तो बट कोई रिग्रेट नहीं है. बट नेक्स्ट टाइम I will see if equity markets are here. मेरा broadly equity market में, if equity markets are here, gold is here, which is generally the case. अच्छे टाइम पे equity अच्छा करता है, gold नहीं करता है. gold खराब टाइम पे अच्छा करता है, जब crisis होती है. तो कभी वापस, and we are all optimist people. तो in the optimist world, equity should do better than gold. If you're a pessimist, then gold should do better because you are imagining crisis all over. So when equities are overvalued and gold is undervalued or reasonable, maybe I'll 20-30% लेके गोल्ड में डाल दिया. But you'll wait for that too. Wait for that. And I'm a very patient investor. I'm in no hurry, right? So मैं वेट करूँगा, और मैंने वेट किया और ऐसी जगह बहुत जगह कैपिटलाइज किया है. लास्ट 1 साल में मैंने गोल्ड में नहीं कमाया, लेकिन मैंने 1 साल में उतना ही पैसा चाइना में कमा लिया. Because China has doubled in the last 1 year, So I have no regrets, right? As long as at my portfolio level I have earned 18% on an aggregate, 15 to 18% is my range. I am happy. मुझे ये नहीं है कि गोल्ड ने 100% बनाया और मैंने 18 ही क्यों बनाया, तो मुझे वो नहीं देखना है. लेकिन मुझे इमोशनल ट्रिगर है, नहीं गोल्ड लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए. पर्सनली फॉर मी देयर इज नो इमोशंस, वेदर चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हैं मेरे, चाहे कुछ भी हैं, मुझे किसी से कोई इमोशंस नहीं है पर्सनली. बट आई एग्री विथ इन्वेस्टर्स, हाउस कैन बी एन इमोशनल एसेट, ईसॉप कैन बी एन इमोशनल. मैंने इस कंपनी में 10 साल दिए हैं, मुझे यहाँ मिले हैं, मैं क्यों बेचूं. गोल्ड तो है ही है बहुत सारे फैमिलीज में. आप ईसॉप छोड़िए, डायरेक्ट स्टॉक्स भी इमोशनल एसेट हो जाते हैं. लोग जीरो तक पहुंच जाते हैं स्टॉक का प्राइस, तब भी नहीं बेचते, रखते हैं उसको. यस. मैं इस पे 2-3 पॉइंट्स मैंने लिखे. नंबर 1, मैंने बहुत सारे फंड मैनेजर से मिला हूँ, तो मैंने उन सबसे मिलके एक बात जो मुझे समझ आई, हमने ये भी बड़ी फाइट होती है सोशल मीडिया पे कि आपको इंडेक्स इन्वेस्टिंग करनी है या एक्टिव फंड्स में जाना है. तो मैंने उसका कंक्लूजन ये निकाला कि आपका गोल क्या है. अगेन, आपका गोल क्या है, आपको वो अचीव करना है. आपको ये तो डिसाइड ही नहीं करना ना कि इंडेक्स और एक्टिव, आप दोनों का मिक्सचर लेके क्यों नहीं चल सकते, आप दोनों चीज़ों में इन्वेस्ट क्यों नहीं कर सकते. ऐसे ही गोल्ड और सिल्वर है. मेरे पोर्टफोलियो में गोल्ड है अराउंड, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 2-3% के आसपास गोल्ड है. एंड अगेन आई वॉज लकी, मुझे नहीं पता था कि ये होने वाला है गोल्ड के साथ. किसी पे 200% रिटर्न है, किसी पे 150% रिटर्न है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था. बस मैंने तो एक सिंपल बात फॉलो करी कि मुझे डाइवर्सिफिकेशन करनी है, और डाइवर्सिफिकेशन में मुझे एसेट क्लास में भी डाइवर्सिफाई करना है. एंड आई परचेज गोल्ड एंड सिल्वर ऑल्सो. तो एक लेसन मेरे को ये मिला कि आपको ना किसी एसेट क्लास का सगा नहीं बनना है, या किसी एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का सगा नहीं बनना है कि इंडेक्स तो इंडेक्स ही, एक्टिव तो एक्टिव ही. अटैच नहीं हो जाना है कि उसे. आप इन्वेस्ट करो, डाइवर्सिफाई करो, और वो डाइवर्सिफिकेशन आपका रिस्क भी कम करती है और साथ साथ में आपको कॉन्फिडेंस भी देती है ऐसे समय पे जब इक्विटी नहीं चल रही और गोल्ड थोड़ा सा चल रहा है. एक बात. दूसरी बात जो मुझे समझ आई ना, जो आपने बात बोली कि अटैचमेंट वाली, ये एक इतनी अंडर डिस्कस्ड प्रॉब्लम है. रिटेल इन्वेस्टर पैसा क्यों नहीं बना पा रहा है? ए, वो सिर्फ टिप्स पे खरीद रहा है. बी, टिप्स पे खरीदने के बाद उसे पता ही नहीं है कि मैंने बेचना कब है. 3 चीज़ें हैं, बाइंग, और उसके बाद है साइजिंग. साइजिंग इज सो इंपॉर्टेंट. आपने मान लीजिए मेरे पास एक कंपनी का स्टॉक है, रियलिटी में है, मैंने इसमें ना सिर्फ 5 लाख रुपीज़ डाले हैं, आज वो 10 लाख रुपीज़ का हो गया विदिन 1 ईयर. बट मैं क्या करूँ उसका, मेरे पोर्टफोलियो लेवल पे वो इम्पैक्ट ही नहीं डालता है. राइट. अब मैं सोच रहा हूँ मैं इसे और खरीदूँ या और बेचूँ, ये सारे डिसीजंस मुझे लेने पड़ रहे हैं. तो बाइंग के बाद ना साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको कितना बड़ा कर पाए, अपनी पोजीशन को आप कितना बड़ा कर पाए. लास्ट प्रॉब्लम आती है सेलिंग की. साइजिंग के बाद अब उसको बेचना कब है. सो मेरे पास अगर ऐसा स्टॉक है जो 600% रिटर्न दे चुका है, 700% रिटर्न दे चुका है, अब क्या, व्हाट नेक्स्ट. इन सब का मैं आपको एक रामबाण सॉल्यूशन बताता हूँ. ना आपको साइजिंग के बारे में सोचना है, ना आपको जो है सेलिंग के बारे में सोचना है. ऑब्वियसली बाइंग के टाइम पे आपको एनालिसिस करना है, एंड दैट इज म्यूचुअल फंड. अगेन,
क्योंकि वहाँ पे आपका फंड मैनेजर जो डिसाइड कर रहा है कि भैया, और आपने सिर्फ SIP करके आप साइजिंग करते जा रहे हो, उसकी सेलिंग उसने करनी है। और आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टेक अवे देता हूँ आपके सारे ऑडियंस को। मुझे म्यूचुअल फंड में 2 ऐसे बेनिफिट दिखते हैं जो कमाल के हैं। दोनों ही टैक्स एफिशिएंसी से डील करते हैं। मैं इंडिविजुअल लेवल पे स्टॉक्स खरीदूंगा, बेचूंगा, उस पर टैक्स लगेगा। म्यूचुअल फंड वाले खरीदेंगे, बेचेंगे, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। अब पता है क्या है, एक बार मैंने पॉडकास्ट पे बात बोल दी, एक बंदा मुझसे नीचे लड़ने पहुंच गया कि आपको नहीं पता उस पर टैक्स लगता है। तो मैंने उसको इनकम टैक्स के सेक्शन तक कोट कर दिया कि भाई नहीं लगता है, एक्चुअली उस पर टैक्स नहीं लगता है। एंड इट इज सो ब्यूटीफुल, Very tax efficient. For right. और आप उसमें जो दूसरा बेनिफिट देखेंगे, हमारे पास एक्स कंपनी के शेयर है, उसका डिविडेंड आता है, उस डिविडेंड पे भी टैक्स लगता है, राइट। आप कहीं ना कहीं कंपाउंडिंग तोड़ रहे हो। आप अगर डिविडेंड पे आज की डेट में स्लैब रेट पे टैक्स लगता है, दैट में गो अप टू 30%। उसके ऊपर 4% का आपका एजुकेशन सेस आएगा, और अगर आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल में 15% का आपके ऊपर सरचार्ज लगेगा, राइट। 39% तक। नहीं, उसमें 39 नहीं जाएगा, क्योंकि डिविडेंड पे ना सरचार्ज भी 15% तक डिस्ट्रिक्ट होता है। तो भी 34-35 तक। यस 34-35% तक जाएगा। यानी कि आपका 100 रुपए का डिविडेंड आया, आपने पहले ही दिन उसमें से 35 रुपए तो सरकार को दे दिए। अब आप सिर्फ वापस कंपाउंडिंग में 65 ही डाल रहे हो। बट व्हाट इन म्यूचुअल फंड, अगर आपके पास म्यूचुअल फंड है और आपके पास उस म्यूचुअल फंड के शेयर्स पे डिविडेंड मिल रहा है, वो टैक्स नहीं लगेगा। और ये बात तो शायद बहुत ही हम लोगों को पता हो, टैक्स तो लगेगा ही नहीं। और आपने एक और मैजिक किया, आपने डिविडेंड नेचर की इनकम को कैपिटल गेन नेचर की इनकम में कन्वर्ट कर दिया, जिस पे 34% टैक्स देना था। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी लेट अस से आपने 30% टैक्स देना था, अब आप उस पे सिर्फ 12.5% टैक्स देंगे, वो भी तब जब आप रिडीम करें। वो भी 1.25 लाख के बेनिफिट के बाद। मैं कह रहा हूँ 1.25 लाख क्या, आप टैक्स ही नहीं दोगे, क्योंकि तब तक मुझे लगता है कि स्लैब लिमिट बढ़ जाएंगे, और आपकी स्लैब लिमिट जब बढ़ जाती है तो आपको स्लैब लिमिट का ही बेनिफिट मिलता है कैपिटल गेन्स के ऊपर। थैंक गॉड। अब देखो फॉर्मल एजुकेशन का क्या फायदा है, CA होने का ये तो फायदा है, आई नो द टैक्स लॉस। तो ये 2 बातें ही अगर किसी को समझ आ जाए ना, राइट, एक तो बाइंग, सेलिंग, साइजिंग एंड सेलिंग, ये तो है ही हमारे पास, और उसके बाद टैक्स एफिशिएंसी। मुझे नहीं लगता उस व्यक्ति को और कहीं कुछ जाने की जरूरत है। वो बिल्कुल मोह माया से फ्री होकर चुपचाप अपनी SIP लगा के बैठ सकता है। मेरा मैनेजर है जो कर रहा है। एंड एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोलना चाहता हूँ, मैंने माइंडसेट शिफ्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। वो माइंडसेट शिफ्ट क्या है कि अभी भी हम लोग ये सोचते हैं कि यार मैं किसी को पैसे क्यों दूं। मैं सबसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर आप जॉब करते हो, आपको सैलरी मिलती है ना, सोचो आपका एम्प्लॉयर भी सोचने लग जाए मैं इसको पैसे क्यों दूं। आप एज अ CA किसी की रिटर्न्स फाइल करते हैं, किसी का ऑडिट करते हैं, आपको पैसे मिलते हैं ना उसके बदले। आप एज अ डॉक्टर आप किसी को डायग्नोस करते हैं, आपको उसके पैसे मिलते हैं ना। तो ऐसे ही जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं, वो आपका पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं, दे डिजर्व टू अर्न, अगर आपके लिए वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं तो। बहुत सिंपल सी बात है। ये माइंडसेट हमें शिफ्ट करना पड़ेगा कि यार मैं किसी को पैसे क्यों दूं। जब तक आपका माइंडसेट रहेगा तो मतलब आप भी पैसे मत लो फिर किसी से, फिर तो वही बार्टर सिस्टम पे चलते हैं, भाई तू चावल दे दे मैं दाल दे देता हूँ, तो यही करते रहो। तो ये कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है कि आप अपने आप को इमोशनली डिटैच कर सकते हैं। अगेन म्यूचुअल फंड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आपकी डिटैचमेंट के लिए वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। अदरवाइज मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, स्टॉक्स के साथ तो आप ऐसे लगने लग जाता है कि बस ये मेरा एक बेबी है। And you've chosen, मैंने सोचा था, मैंने देखा था, अब मैं कैसे छोड़ दूं। लॉजिक है, देयर इज सम लॉजिक। नहीं तो ये अभिमन्यु का चक्रव्यूह, अंदर चले जाएंगे, बाहर आना तो नामुमकिन है। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू गेट आउट ऑफ दिस बिकॉज यू डोंट नो व्हेन टू सेल। और पीटर लिंच इसको बहुत अच्छे से बोलते हैं ना कि पीपल डोंट नो व्हाट दे आर बाइंग एंड व्हाई दे आर बाइंग। तो यही प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। गोल्ड और सिल्वर को अगर मैं देखूं तो मैंने अपने पोर्टफोलियो में 15 to 20% एरिया एलोकेट किया हुआ है इस तरह के एसेट क्लास के लिए। गोल्ड तो था ही, रहना ही चाहिए था, पहले से था मेरे पास, ऐसा मुझे लगता था, तो मैंने रखा। बट उसको हम लोग SIP के थ्रू नहीं करते, हम उसको SIP ऑन डिप के थ्रू करते हैं। तो जब भी पिछले 1.5-2 साल में थोड़ा थोड़ा गोल्ड गिरता रहा तो हमने अक्यूमुलेट किया, एंड विद गॉड्स ग्रेस हमें अच्छी वैल्यू मिली। सेम हमने सिल्वर के साथ किया और सेम हमने क्रिप्टो के साथ किया। अब क्रिप्टो का बिग फॉल आ गया, एक ट्रेडर ने लैम्बोर्गिनी में बैठ के सुसाइड कर लिया। ये तब होता है जब आप उससे ओवर एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हो। बट मुझे पता है, मैंने 10 साल की स्टडी करी सिल्वर SIP की, तो उसने 20% का IRR दिया है, रीजनेबल। आगे 20 नहीं देगा, 16 दे देगा, 15 दे देगा। मेरे को तो आई एम लवली ओके विद दैट। बहुत ही अच्छा एसेट क्लास है। 15% बहुत बड़ा नंबर होता है 20 साल में। Crypto had given 76%, Bitcoin had given IRR. I'm sure it will not give 76%, it may give 18, 20, but it holds only 5 to 10% in my portfolio. तो बचा हुआ पोर्टफोलियो 12, 13, 14% कमा ले। ये जो 20% है मस्ती कैपिटल जो रिस्की एसेट्स में जा रहा है, यही अगर मेरे को 20-21% दे देगा तो मेरे टोटल पोर्टफोलियो का जो 13-14% का रिटर्न वो शायद 16 तक पहुंच जाएगा। तो और मैं खरीदता कब हूं, मैं उनको सिप ऑन डिप कर देता हूं। तो जब वो गिर रहा होता है, जैसे बिटकॉइन गिरा तो हमने थोड़ा सा खरीद लिया, ठीक है, और भी गिर सकता है। Beautiful, right? Because that Neeraj wouldn't want to do that, but I think for Saurabh, this is the dopamine, this is the hit, and this is the extra hit, and that's completely okay to. वो बोलते हैं ना वेल्थ बनाने के 1000 तरीके। सर हमने आपने चाइना किया, मैंने भी चाइना
में डाला पैसा, सिप, हाँ इन्होंने नहीं डाला, उनके लिए वो बाल था, मैंने सिप ऑन डिप किया, करते गया 21 का यूनिट था, आज 30 का हो गया। अब आप बोलो संजय जी आपको पता था चाइना पढ़ने ना, मेरे को नहीं पता था भाई। सी यू हैव टू एंश्योर योर emergency fund, your insurances, your capital protection, that if something wrong happens to you, you are secure. After that, जैसी आपकी इच्छा उतना नमक डालिए खाने में, उतनी चीनी डालिए चाय में, उसी हिसाब से डालिए जितनी आपकी इच्छा है। If you can handle so much complexities, handle. Don't handle, no problem. Nifty 500 में डाल दो, देश की सबसे बड़ी 500 कंपनीज है। Like you can get 6 credit cards and play with those credit cards. You can play with China, crypto, you know, with SIPs. But at the end of the day, choose your battles. You know. And the only thing is portion sizing. I love that answer कि portion sizing करना बहुत जरूरी है। पूरी खाने की थाली मिठाई की नहीं हो सकती। That's it. आपको सब कुछ रखना पड़ेगा और एक adequate amounts पे रखना पड़ेगा ताकि न्यूट्रिशन सही रहे। Finally, I always measure my successes मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो ने क्या CAGR दिया है, नॉट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। मेरा चाइना ने एक साल में 50% 100% दिया है। आई डोंट गेट हैप्पी विद दैट कि अच्छा बट कितना डाला था चाइना में, इतना ही डाला तो 1 रुपया डाला है तो 2 रुपया हो गया और क्या है। तो मैं हमेशा मैं जब भी देखता हूँ मेरा पोर्टफोलियो पे CAGR बनाता हूँ कि अगर मेरे पोर्टफोलियो लेवल पे मैंने 15 से 18 बनाया, आई फील हैप्पी। And keep the dopamine hits, you know, I think that's something that Neeraj you said, which I really like, कि हम काफ़ी टाइम इन्वेस्टमेंट को एक डोपामीन सेंटर की तरह ले लेते हैं, राइट, कि ऊपर नीचे आगे। Your portfolio should be used as a servant. Money and why portfolio? Money is a servant. Don't make it as a master. Portfolio भी servant है, it's a means to reach an end, right? उसको आप हीरो मत बनाओ। हीरो आप, you are the hero. Actually, you are the hero. राइट सो वो तो वेज एंड मीन्स है, वो तो चेंज होते रहते हैं। आज हम कुछ बोल रहे हैं, शायद हम कल हमारा बहुत सारी थीसिस चेंज हो जाएगी। हो सकते हैं बिल्कुल, होना भी चाहिए, अदरवाइज आप रिजिड रहोगे तो नहीं है। जब लग गए तो लग गए एक जगह। सब ये आपने सीखा ही नहीं, अगर आपके व्यूज चेंज नहीं हुए। फॉर एग्जांपल मैं क्रेडिट कार्ड की बात कर रहा था, मैं बहुत अगेंस्ट था, राइट। शायद गोल्ड के लिए अब देखिए बिल्कुल अगेंस्ट, लेकिन अभी ही इज थिंकिंग अबाउट इट। मैं पहले नहीं था, पहले मैं वॉरेन बफेट की फिलॉसफी में था कि गोल्ड इज अ डेड एसेट, इट डजंट प्रोड्यूस एनीथिंग, राइट। इससे अच्छा तो आप घर में लेते तो रेंट तो कमा सकते हो, गोल्ड कुछ कमा के नहीं देता। और लॉकर में उतना ही 100 ग्राम था तो 100 ग्राम ही 10 साल बाद 110 ग्राम नहीं होता। फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि गोल्ड चलेगा। जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे भी आएगी, ये आप मान के चलिए। ऐसा नहीं कि गोल्ड इज मतलब कभी नीचे नहीं जा सकता। ये प्रॉपर्टीज सारे एसेट क्लासेस जो ऊपर जाते हैं वो नीचे भी जा सकते हैं, सिंपल लॉजिक है। तो जो स्मार्ट आदमी होता है वो अनबायस्ड होता है, जो नीचे है उसको ले लो, जो ऊपर है उसको बेच दो। ये तो क्लास 3 के केजी के बच्चे को भी आप बताओगे। इन्वेस्टमेंट में उल्टा होता है। लोग महंगा खरीदते हैं। अभी हालत ये है कि सिल्वर इज एट 1,85,000 पर केजी प्रीमियम पे। उससे बुरा हाल ये है कि लोग लोहे के बार पे ऊपर चांदी लगा के बेच रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं। इतना बड़ा स्कैम चल रहा है क्योंकि पीपल आर जस्ट मैड कि मेरे को सिल्वर ला दो बस कहीं से। आज से नहीं है, आप सबके एक होमवर्क, हम सबके लिए, हमने तो शायद सबने पढ़ा ही होगा, बाकी ऑडियंस को पढ़ना चाहिए। ट्यूलिप मेनिया के बारे में पढ़िए। लोग फूलों पे इतना ज्यादा फोमो हो गया था कि ये फ्लावर जो है भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबके पास होना चाहिए, उसको लेके इतना। और ग्रेटेस्ट ऑफ द माइंड्स ऑफ दिस वर्ल्ड, सर आइजैक न्यूटन, जिनको हम ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट बुलाते हैं, उन्होंने स्टॉक मार्केट में पैसा खोया है इसी फोमो। तो ये देखिए एक बहुत अच्छी बात वॉरेन बफेट ने कही थी कि आई हैव नॉट सीन एनी इकोनॉमिस्ट मेक मनी आउट ऑफ स्टॉक मार्केट। एंड सो फिर बाद में मैंने रियलाइज किया, मैंने कोई देखा मैंने हाँ, बिकॉज ये लोग अंदर बाहर करते रहते, बिकॉज दे वांट टू वैलिडेट देयर थीसिस। I have particularly no thesis. I have portfolio sizing and long term goal. कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। लॉन्ग टर्म में इंसान और स्टॉक मार्केट दोनों ऊपर जाएगा। Beautiful. Lovely. Thank you so much for this fantastic roundtable. I think हमने चालू किया था, with the concept of money and how money can buy happiness and how important it is. And I love it कि हमने उसको end किया है at that point that while money is important, it can't be a lord and master. और हमारे को कंट्रोल करना पड़ेगा और उसका एक ही कंट्रोल है, which is I think our mindset. And discipline के साथ, mindset के साथ इसे करें, towards growth. अपने आप को खुश रखें, experiences को enjoy करें। ट्रबल नहीं होना चाहिए एक बाल के जितना भी। आई थिंक वी शुड, आई मीन आई विल नेवर फॉरगेट दैट। अगर वो उससे रात की नींद उड़ रही है तो फिर ऐसा क्या, वो कहाँ से पीस ला पाएगा। हम सब फाइनली मनी, एंड पर्पस ऑफ मनी इज टू बाय पीस ना। पीस, शांति नहीं है तो कितना पैसा भी वो क्या काम आएगा। मेरा गोल है, मुझे 8 से 9 घंटे सोना है, मतलब मुझे तो मजा आता है। बस एग्जैक्ट, मतलब T+8 सोए तो 8 घंटे बाद उठेंगे। एकदम। थैंक यू जी फॉर हैविंग अस। थैंक यू सो थैंक यू सो मच।